यस, सो वी आर एट पॉइंट नंबर 8, वेरिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, अभी कैपिटल और लाइबिलिटीज का वेरिफिकेशन कैसे होगा। अभी तक हमने एसेट्स पूरा देख लिया, नॉन करंट एसेट्स देख लिया, एसेट्स देख लिया। अभी हर बैलेंस शीट में क्या होता है, कैपिटल, लाइबिलिटीज, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, राइट। हमने वन साइड ऑफ बैलेंस शीट पूरा देख लिया कि कैसे चेक करना है। ठीक है, अब आप फिर से एसबीआई बैंक पे खड़े हो, एसबीआई बैंक के दरवाजे पे खड़े हो। अब आप काय के लिए खड़े हो, आपको कैपिटल और लाइबिलिटी को चेक करना है। ठीक है, अभी जो कैपिटल को लेके जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आप देख रहे होंगे, फर्स्ट कैपिटल करके लिखा हुआ है, ये पार्ट एग्जामिनेबल नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत हो गया तो एमसीक्यू आ सकता है, थ्योरी क्वेश्चन इसके ऊपर आना पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि इसमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये सब सिर्फ आपको एक झलक देने के लिए दिए हुए हैं। इनको अगर आप डीप में देखोगे, लाइक कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो एंड ऑल, तो इसमें मास्टर सर्कुलर में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन स्टडी मैट में बहुत ही कम कवर करा है, 4 लाइन में पूरा कवर कर दिया। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, तो बहुत हो गया तो इस पर एमसीक्यू आ सकता है। ये 2 पेज का टॉपिक है, कैपिटल वाला पॉइंट। उसके बाद में हम लोग लाइबिलिटीज डिस्कस करेंगे, जो इसका मेन जो क्रक्स पॉइंट है वो लाइबिलिटीज है। चलो नाउ कैपिटल मतलब क्या कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल। ठीक है, ऑडिट अप्रोच एंड प्रोसीजर, द ऑडिटर शुड वेरीफाई द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल विद रेफरेंस टू द ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ द प्रीवियस ईयर। पिछले साल की जो ऑडिटेड बैलेंस शीट है उससे आपको ओपनिंग बैलेंस जो है वो टैली करना है। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस आपको टैली करना है पिछले साल की बैलेंस शीट से। ऐसा कभी होगा क्या कि आपका ओपनिंग बैलेंस कुछ और है और पिछले साल की बैलेंस शीट का क्लोजिंग बैलेंस कुछ और है? ऐसा होगा नहीं, बट ऐसा होता है, मतलब कुछ कुछ बार में ऐसा होता है। ये कब होता है सर, ऐसा क्यों होता है, पॉसिबल है कैसा? क्या होता है कि जो कंपनीज लिस्टेड नहीं है, ठीक है, उन कंपनीज में ना कंट्रोल बहुत कम होता है। ठीक है, और ऑडिटर भी इतना अच्छे से चेकिंग नहीं करता है। तो होता क्या है ना कि मान लो लास्ट ईयर की जो बैलेंस शीट है उसमें इक्विटी था 10.1, अज्यूम कर लो सब जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, इक्विटी था 10.11, क्या था 10.11, ये सिर्फ मैं आपको मजे के लिए बता रहा हूँ। और रिजर्व्स था 2.12, दिस फिगर्स आर इन करोड्स। तो टोटल इक्विटी कितना हुआ 10.11 प्लस 2.12। ठीक है, तो ये कितना आता 12.23 आता। अब मान लो 12.22 लिखा हुआ है, सर ऐसा कैसा पॉसिबल है? लिख दिया, एरर हो गया, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में ऐसा लिख दिया। ठीक है, ऑडिटर ने भी चेक नहीं किया, ऑडिटर भी भूल, मतलब ध्यान में नहीं आया, ना मैनेजमेंट के ध्यान में आया, इसको साइन करके बैलेंस शीट फाइनल होगी। अब इस साल की जब बैलेंस शीट बन रही है और जब ओपनिंग को देखा जा रहा है तो समझ में आ रहा है यार ये तो 2.3 होना चाहिए था। तो मैनेजमेंट ने क्या किया, बिना बोले इसको 12.23 करके ओपनिंग ले ली। चलेगा क्या? ये होता है। तो जो हर बार किसी के मन में क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी डाउट आता होगा, सर ऐसा कैसे होगा कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग अलग है ओपनिंग अलग है, वो इस कारण से होता है कि इस तरीके के छोटे छोटे कोई, इसको बोलते हैं कास्टिंग करना। ये जो टोटलिंग है ना, इसको कास्टिंग बोलते हैं, ताकि आपको पता चले कि इस तरीके की कोई माइनर मिस्टेक्स तो नहीं हुए। तो इसके कारण ना ऑडिटर को देखना पड़ता है कि मैनेजमेंट ने ऐसा कुछ चेंज तो नहीं किया। ठीक है, और जो फ्रॉड वाला चेंज है कि मान लो टोटली फिगर ही अलग था और अभी कुछ ओपनिंग अलग है, उसको तो हम फ्रॉड ही बोलेंगे। तो वो बहुत ही कम होता है, जो ये बहुत एविडेंट है। वो कोई भी मैनेजमेंट अगर वैसा मिस्टेक करेगा तो ऑडिटर को दिख के आएगा वो चीज़ ना, तो वो बहुत एविडेंट है, इसलिए ऐसा कोई करता नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। In case there has been an increase in capital during the year, the auditor should examine the relevant documents supporting the increase. अगर इस साल कैपिटल में इंक्रीज हुआ है तो ऑडिटर को देखना है कि वो इंक्रीज क्यों हुआ है, डॉक्यूमेंट एग्जामिन करने हैं। सर ये कैसा पॉसिबल है? अगर मान लीजिए बैंक ने नए शेयर्स इशू करे मार्केट में, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्दर इशू ऑफ शेयर्स, करेक्ट है, शेयर मार्केट में नए शेयर्स इशू करे, ठीक है, राइट्स इशू किया, ठीक है, तो उसके कारण कैपिटल बढ़ेगा, नए शेयर होल्डर भी आएंगे, कंपनी का इशूड शेयर कैपिटल भी बढ़ेगा, तो वो चीज होगी। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल इन केस एन इंक्रीज इन द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ अ बैंकिंग कंपनी, द ऑडिटर शुड एग्जामिन द स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ शेयर होल्डर एंड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, वो बोल रहे हैं अगर मान लीजिए ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बढ़ा तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है नहीं किया, और मेमोरेंडम में वो चीज अलाउड है नहीं है, सिंपल है ना। चलो तो बेसिकली ये छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो ऑडिटर को ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं, अब आता है कैपिटल एडिक्वेसी। अब ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक वैसे देखने जाओ ना तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बट ये अपने सीए की फील्ड में ना इसको बहुत कम कवर करा हुआ है। ठीक है, जो बैंकिंग के जो एग्जाम्स होते हैं ना उसमें ये बहुत तगड़ा कवर होता है, आरबीआई के एग्जाम में बहुत तगड़ा कवर होता है, इवन यूपीएससी के एग्जाम में कैपिटल एडिक्वेसी के ऊपर जो मेंस एग्जाम है उसमें कैपिटल एडिक्वेसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं।
ठीक है। लेकिन सीए के इसमें इसको उतना डीपली कवर नहीं करा हुआ है, क्योंकि कैपिटल एडिक्वेसी को लेके आरबीआई के ऑडिट हर साल होते हैं, ठीक है। क्योंकि सीए इतना एक्सपर्ट नहीं है कैपिटल एडिक्वेसी को देखने में। अगर सीए को कैपिटल एडिक्वेसी देखने के लिए कहा जाएगा तो सीए जो है वो अपने बाकी की चेकिंग कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि कैपिटल एडिक्वेसी अपने आप में एक कुआं है, ठीक है। अब क्या है कैपिटल एडिक्वेसी सर, इतना आप क्यों इसको हाइप बना रहे हो? बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप समझना। अभी जो चाइना में हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है? चाइना में ये हो रहा है कि लोग सड़कों पे खड़े हैं। क्यों खड़े? लोगों को डर लग रहा है कि चाइना ताइवान का अगर वॉर हो गया, और जिस तरीके से यूक्रेन को यूरोप फंडिंग कर रहा है, यूएस फंडिंग कर रहा है, आर्म्स दे रहा है, तो रशिया यूक्रेन पे कब्जा नहीं कर पा रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है? रशिया भी डूब रहा है और यूक्रेन तो डूब ही गया। करेक्ट है? अगर किसी को जनरल नॉलेज मालूम होगा, ठीक है। अब चाइना में क्या हो रहा है? चाइना और ताइवान के टेंशन बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। इसमें क्या होगा? लोगों को डर क्या लग रहा है कि अगर वॉर हुआ और ताइवान को बाकी कंट्रीज ने सपोर्ट किया, स्पेसिफिकली इंडिया, तो उससे क्या होगा? चाइना बहुत डूबेगा। तो लोग क्या कर रहे हैं? बैंकों में जाके बोल रहे हैं हमको हमारा पैसा वापस दो, ठीक है। अब चाइना ने क्या किया? अपने मिलिट्री टैंक्स सड़कों पर उतार दिए लोगों को भगाने के लिए, कि पैसा मिलेगा नहीं, चुपचाप चल जाओ ऐसे भी, ठीक है। इसको बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी। सर कैपिटल एडिक्वेसी से क्या रिलेशन हुआ? रिलेशन ये हुआ, कैपिटल एडिक्वेसी मतलब कि एट एवरी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अ बैंक शुड हैव सर्टेन कैपिटल इन हैंड, सो दैट अगर डिपॉजिट होल्डर्स पैसा मांगने आते हैं तो उनको पैसा दिया जाए। इसको बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी, एडिक्वेट कैपिटल होना। यही चाइना में नहीं है, ठीक है। The term capital adequacy is used to describe the adequacy of capital resources of a bank in relation to the risk associated with its operation. जितना ज़्यादा रिस्क है एक बैंक को, उतनी ज़्यादा कैपिटल एडिक्वेसी रहनी चाहिए, ठीक है। अभी अगर चाइना की बात करें, आज की डेट में चाइना के बैंक्स में बहुत हाई कैपिटल एडिक्वेसी रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है कि कल वॉर हो गया तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। जम्मू कश्मीर है, जितने भी बैंक्स की ब्रांचेज, ये फैक्ट है, जो भी बैंक की ब्रांचेज जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है, या नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में सिचुएटेड है, या अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, जहाँ पे बॉर्डर टेंशंस है, जहाँ पे टेररिस्ट टेंशंस है, वहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी बहुत हाई होता है, क्योंकि वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। कल जाके कोई बैंक लूट गया तो लोग डिपॉजिट मांगने आएंगे, और बैंक के पास डिपॉजिट नहीं रहेगा तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है। एडिक्वेसी ऑफ कैपिटल ऑफ अ बैंक हैज बीन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंसिडरेशन बाय द बैंकिंग अथॉरिटीज। इसको मार्क कर लो, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंसिडरेशन, ताकि आपको ये याद रहे कि कैपिटल एडिक्वेसी कितना इंपॉर्टेंट है। एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन अ कॉमन रिस्क बेस्ड कैपिटल फ्रेमवर्क एंड डेफिनेशन ऑफ बैंक कैपिटल वाज फ्रेम्ड बाय द कमिटी ऑन बैंकिंग रेगुलेशंस, ठीक है। जो G10 नेशंस है ना, G10 मतलब सबसे बड़े जो 10 नेशंस है, ठीक है, यूएस ये वो, ये इतना अहम मुद्दा है कि G10 देशों ने मिलके एक कैपिटल रिस्क फ्रेमवर्क बनाया था कि कितना कैपिटल बैंक के पास में रहना चाहिए। आप सोचो ये कितना बड़ा फ्रेमवर्क है, क्योंकि आज की डेट में मैं मानता हूँ कि बैंक एक ऐसी चीज़ है जिनको कोई बॉर्डर रुकती नहीं है। पूरे वर्ल्ड में बैंक का नेटवर्क है, ठीक है। आप यहाँ बैठ के आप डेनमार्क में पैसा भेज सकते हो, बैंकिंग का नेटवर्क इतना तेज है, ठीक है। तो इसके लिए एक वर्ल्ड लेवल पे एक बना है कि भी रिस्क बेस्ड कैपिटल क्या रहना चाहिए, ठीक है। चलो अब ये सब है ना, आपको ये सब यहाँ पे आप मार्क कर दो, ये सब इन्फॉर्मेशन के लिए है बच्चों, ये इतना कुछ एग्जाम में आपको कुछ पूछने वाला नहीं है इसके बारे में, ठीक है। नाउ स्ट्रेस टेस्टिंग। अभी स्ट्रेस टेस्टिंग क्या है? आरबीआई हैज रिक्वायर्ड दैट ऑल कमर्शियल बैंक शैल पुट इन प्लेस अ बोर्ड अप्रूव्ड स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क टू सूट their individual requirements, which would integrate into their risk management system. Stress tests are designed to suit their individual requirements, which would integrate into their risk management system. अभी स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होता है ना, स्ट्रेस टेस्टिंग मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा फ्रेमवर्क बैंक बनाता है कि हम कितने हद तक डिपॉजिट्स झेल पाएंगे, ठीक है, कितने हद तक हम डिपॉजिट्स झेल पाएंगे। इसमें बैंक क्या करता है, कभी कभी है ना जानबूझ के कैपिटल एडिक्वेसी को कम रखता है, मतलब कुछ पर्टिकुलर मंथ्स में, ठीक है, जहाँ पे डिपॉजिट्स हाई होते हैं, एंड जब डिपॉजिट वो मीट नहीं कर पाता ना, उस टाइम पे वो लोग देखते हैं कि वो जो स्ट्रेस हो रहा है उसको बैंक कैसे मैनेज कर सकते हैं। ऑब्वियसली दे हैव अ रिजर्व फंड जिससे वो पैसा वापस दे देंगे, बट उस टाइम पे वो लोग एक मॉक ड्रिल करते हैं कि किस तरीके से हम इस कैपिटल एडिक्वेसी की शॉर्टेज को मीट करेंगे। क्या हमको HDFC बैंक मदद करेगा कि नहीं करेगा, क्या ICICI बैंक मदद करेगा या नहीं करेगा। इसको बोलते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग, कि कोई भी स्ट्रेस की पहले टेस्टिंग कर लेना, ठीक है। सर इसका क्या रेलेवेंस है? कुछ नहीं है, ये केवल इन्फॉर्मेशन के लिए भूल जाओ, ठीक है। नाउ बेसल 3 फ्रेमवर्क।
बेसल 3 नॉर्म्स रिलेट टू कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट कंप्लायंस विच द बैंक हैज टू अचीव एज कंटेन्ड इन द बेसल 3 अकॉर्ड। ठीक है, बेसल 3 नॉर्म्स आरबीआई ने निकाले थे, ठीक है, जो बेसिकली कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड है। बेसल कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स आर मेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स। किसके प्रोटेक्शन के लिए है? डिपॉजिटर्स के लिए। सर डिपॉजिटर्स के लिए क्यों? अरे बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट किसने किया? डिपॉजिटर ना। अगर बैंक डूब गया तो नुकसान किन किन लोगों का है बताओ मेरे को। चलो, अगर बैंक डूब गया नुकसान किन लोगों का है? एक तो डिपॉजिटर कि उसका पैसा चला गया, राइट, और एक शेयर होल्डर क्योंकि उनका पैसा कंपनी में लगा है। जो जिसने बैंक से लिया बोरोवर है वो तो सबसे ज़्यादा खुश है, उसको तो पैसा चुकाना तो पड़ेगा, बट अब बैंक डूब गया तो वो एटलीस्ट उसको ये तो है कि मेरे से रिकवर करने कौन आएगा, है ना। तो इसके लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हुम, डिपॉजिटर एंड शेयर होल्डर्स। अभी समझा कि डिपॉजिटर और शेयर होल्डर ये दो ही लोग हैं जो अफेक्ट होते हैं अगर बैंक डूबता है तो, और आरबीआई कंसर्न विद ओनली दिस टू पीपल, इनको बचाना है। ठीक है, अगर इनको नहीं बचाएंगे ना तो बैंकों में डिपॉजिट नहीं होगा, और बैंकों में अगर डिपॉजिट नहीं होगा इंडिया डूब जाएगा, एज गुड एज इंडिया डूब जाएगा। आपको बता रहा हूँ मैं, आने वाले समय में जो वॉर होंगे ना वो हथियारों से जीते नहीं जाएंगे। अभी फिर से जनरल नॉलेज, रशिया का जो यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है अभी, ठीक है, उसमें रशिया क्यों वीक हो रहा है? यूक्रेन ने तो एक भी हमला नहीं किया रशिया के ऊपर। क्यों वीक हो रहा? क्योंकि रशिया को इकोनॉमिकली मारा जा रहा है, राइट, इकोनॉमिक सैंक्शन से मारा जा रहा है। आने वाले अच्छा, रशिया हथियारों से तो जीत ही नहीं पा रहा है, और यूक्रेन बिना हथियार चलाए रशिया को दबा रहा है ना। मेरा कहने का मतलब यह है कि आने वाले समय में हथियारों से वॉर नहीं जीते जा सकते। आने वाले समय में वॉर जीते जाएंगे ये बैंकों के कारण, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कारण। किसी भी कंपनी का बैंक, किसी भी कंट्री का बैंकिंग सेक्टर खत्म कर दो, फॉरेक्स खत्म कर दो। श्रीलंका देख रहे हम लोग क्या हो रहा है श्रीलंका में, है ना, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? खत्म है, फॉरेक्स रिजर्व्स खत्म हो गए, कंट्री का बैंकरप्ट हो गया, वो बिना कुछ करे वो कंट्री खत्म हो गई। ये तरीका अब होने वाला है। ठीक है, इसके लिए कोई भी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है कि उनका बैंकिंग स्ट्रक्चर मजबूत खड़ा है, एकदम सा स्तंभ एकदम, तो ही कंट्री जी पाएगा, नहीं तो कंट्री खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो, बेसल 3 अकाउंट स्ट्रेंथन्स द रेगुलेशन, सुपरविजन एंड रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। जो बेसल 3 अकॉर्ड मतलब क्या? बेसल 3 फ्रेमवर्क मतलब अकॉर्ड बोलते हैं वो लोग, पॉलिसी बेसिकली। ठीक है, वो क्या करते हैं? बैंक के रेगुलेशन को, सुपरविजन को और रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करता है। इसको अंडरलाइन कर दो, ये लाइन को अंडरलाइन कर दो, कभी मान लो 1 मार्क का एमसीक्यू पूछ लिया तो खरा। ठीक है, द बेसल 3 अकॉर्ड एम्स एट इंप्रूविंग द बैंकिंग सेक्टर्स एबिलिटी to absorb shocks arising from financial and economic stress irrespective of reasons thereof। बेसल 3 अकॉर्ड का एम क्या है कि बैंकिंग सेक्टर को एबिलिटी प्रोवाइड करे कि कोई भी शॉक अगर आ जाता है, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्ट्रेस आ जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ रीजंस, कोई भी कारण से, तो उसको वो झेल पाए। ठीक है, ये पहला एम है। तो क्या इसमें शॉक्स अराइजिंग फ्रॉम फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक, इसको अंडरलाइन कर लो। बी पॉइंट क्या है? इंप्रूविंग रिस्क मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट और गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को इंप्रूव करना। ठीक है, ये भी बेसल 3 का जो है एम है। और लास्ट है स्ट्रेंथनिंग बैंक्स ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। बैंक की ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना और डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स को भी ठीक करना। तो ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर को आप अंडरलाइन कर दो। कैपिटल एडिक्वेसी मेजर्स इन इंडिया। इन इंडिया द स्टैट्यूट्स गवर्निंग वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक्स लेज डाउन द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर देम। अभी बहुत सारी बैंकों को अलग अलग रेगुलेशन लगते हैं। हमने पेज नंबर 1 पे देखा था कितने सारे एक्ट जो बैंक को लगते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट हो गया, रीजनल रूरल बैंक एक्ट हो गया। हर एक्ट में लिखा हुआ है कि कितना मिनिमम कैपिटल एक बैंक को होल्ड करना है। बिसाइड्स देयर आर आल्सो रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। ठीक है, कंसीडरिंग द वेरिएशंस इन द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स applicable to distinct types of bank and taking into account the approach adopted by the Basel Committee, the Reserve Bank prescribed a uniform methodology for determining the capital adequacy of scheduled commercial banks other than regional rural banks। क्या बोल रहा है ये? कितना कैपिटल एडिक्वेसी होना चाहिए, कितना मिनिमम कैपिटल होना चाहिए, ये अलग अलग एक्ट में लिखा हुआ था। कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक के लिए उसके एक्ट में लिखा था, रीजनल रूरल बैंक के लिए उसके एक्ट में लिखा था, कंपनीज एक्ट में कुछ और लिखा था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कुछ और लिखा था। ऊपर से ये बेसल 3 फ्रेमवर्क आ गया।
ठीक है, इसमें कुछ और लिखा हुआ है। तो बैंक्स कंफ्यूज हो रहे थे कि हमको रखना कितना कैपिटल है। तो आरबीआई ने क्या किया, सिर्फ रीजनल रूरल बैंक को छोड़ के बाकी जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उनके लिए एक कॉमन गाइडलाइन बना दी कि कोई भी एक्ट में जो भी लिखा है आपको ये मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉलो करना है। तो इसको बोलते हैं द मास्टर सर्कुलर, और इसका कोई भी मास्टरी आपको इस चैप्टर में नहीं है, भगवान की दया से, ठीक है, नहीं तो आप पागल हो जाते। द मास्टर सर्कुलर ऑन प्रूडेंशियल गाइडलाइंस ऑन कैपिटल एडिक्वेसी एंड मार्केट डिसिप्लिन, न्यू कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स द गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय द बैंक्स फॉर कैपिटल एडिक्वेसी। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आर कवर्ड बिलो। अभी इसको अंडरलाइन कर दो, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आर कवर्ड बिलो, ठीक है। द बेसिक अप्रोच ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क इज दैट अ बैंक शुड हैव सफिशिएंट कैपिटल टू प्रोवाइड अ स्टेबल रिसोर्स। ये हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ रखा है ना, इस लाइन को लेकर अंडरलाइन कर लो, इजी लाइन है ताकि आपको समझ में आ जाए। टू प्रोवाइड अ स्टेबल रिसोर्स से बिजनेस तक अंडरलाइन कर लो। कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू टियर्स अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर सुपरवाइजरी पर्पसेस कैपिटल इज स्प्लिट इनटू टू कैटेगरीज, टियर 1 एंड टियर 2। अभी उसने क्या किया, कैपिटल को दो पार्ट में बांट दिया, एक टियर 1 कैपिटल, एक टियर 2 कैपिटल। टियर 1 कैपिटल क्या होता है, टियर 1 कैपिटल कंसिस्ट मेनली ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स and it is a bank's highest quality capital because it is fully available to cover losses। ठीक है, टियर 1 कैपिटल बेसिकली क्या होगा, एक तो शेयर कैपिटल हो गया, क्योंकि शेयर कैपिटल जो भी पैसा है वो आप लॉसेस के लिए पूरा यूज कर सकते हो। उसके अलावा जो डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स है जैसे कि फ्री रिजर्व्स हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, इनको पूरी तरह से आप लॉस एब्जॉर्ब करने के लिए यूज कर सकते हो। तो ये हो गया टियर 1 कैपिटल कि कभी कुछ भी अड़ी अड़चन आई सबसे पहले टियर 1 कैपिटल यूज कर लो, क्योंकि ये पूरा अवेलेबल है फॉर कवरिंग द लॉसेस। ठीक है, क्लियर है। टियर 2 कैपिटल क्या है, टियर 2 कैपिटल कंसिस्ट ऑफ सर्टन रिजर्व्स एंड सर्टन टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेटेड डेब्ट। टियर 2 कैपिटल में क्या है, कुछ अलग रिजर्व होते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, कैपिटल रिजर्व हो गया। अब कैपिटल रिजर्व इज नॉट फ्री रिजर्व, राइट, कैपिटल रिजर्व इज फॉर सम कैपिटल पर्पस, ठीक है, बट मान लो कभी अड़ी अड़चन आई तो उसको यूज कर सकते ना, तो वो एक सेकेंडरी रिजर्व हो गया। ठीक है, अभी एक और दूसरा एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा घरेलू एग्जांपल देता हूँ। हमारे मान लो हमने पिगी बैंक बनाया, एक पिगी बैंक अपना है जो ट्रैवलिंग के लिए अपन बना रहे हैं, उसके अंदर मान लो 1 लाख रुपए अपन ने डिपॉजिट कर रखे हैं। ठीक है, कल मान लो घर में कुछ प्रॉब्लम आता है और फाइनेंशियल आपको हेल्प करना है, तो अल्टीमेटली वो पिगी बैंक को तोड़ के पैसा निकालना पड़ेगा ना, तो इसको बोलते हैं टियर 2 कैपिटल। ये ऐसा रिजर्व है जो किसी और चीज के लिए था, बट घर में अड़ी अड़चन आ गई तो फिर उसको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कंसिस्ट ऑफ सर्टन रिजर्व्स एंड सर्टन टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेटेड डेट्स। द लॉस एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ टियर 2 कैपिटल इज लोअर देन दैट ऑफ टियर 1 कैपिटल। ठीक है, चलो अभी ये कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल जो है ना, ये आपको सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये पूरा की पूरा टॉपिक इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। द मास्टर सर्कुलर ऑन कैपिटल एडिक्वेसी डिस्कसेस द कैपिटल फंड्स इन 2 कैटेगरीज। ठीक है, इन केस ऑफ फॉरेन बैंक्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब आप कुछ वो नहीं है, ये सिर्फ फॉर्मूला देखो, ये क्या है, कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो। ठीक है, कि द CRAR इज कंप्यूटेड फॉलो। अभी ये क्या होता है कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो, कि आपका कितना कैपिटल एडिक्वेट है गिवन द अमाउंट ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद द बैंक। ठीक है ना, जो बैंक का जो रिस्क है उस रिस्क के हिसाब से कितना कैपिटल आपको एडिक्वेट रहेगा। तो उस मान लीजिए अगर मैं रिस्क को एक नाम देता हूँ, रिस्क को एक नंबर देता हूँ 100, ठीक है, और कैपिटल मेरे साथ में एकदम बने रहना, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ। रिस्क अगर मैं मान लो रिस्क को एक नंबर देता हूँ 100, ठीक है, और मैंने कहा CRAR कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो इज इक्वल टू 9%, तो कितना कैपिटल होना चाहिए, मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए, 100 इंटू 9%, इसको बोलते हैं CRAR। जितना रिस्क है, ठीक है, टोटल रिस्क इंटू CRAR इज इक्वल टू मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब ये फॉर्मूला क्या काम आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। ठीक है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, मेरी शर्त लगा लो पूछेगा नहीं। ठीक है, तो CRAR इज कंप्यूटेड एज फॉलोज। अब ये 9% जो मैंने एग्जाम्पल में दिया था कैसे कैलकुलेट होता है, एलिजिबल टोटल कैपिटल फंड्स। भाई टोटल कैपिटल फंड्स कितना है बता दीजिए, इसमें टियर 1 प्लस टियर 2 दोनों आएगा। ठीक है, उसके नीचे रिस्क वेटेड एसेट्स एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स कितने हैं। रिस्क वेटेड एसेट्स मतलब क्या,
कि ऐसे एसेट्स जिनमें रिस्क अटैच्ड है, ठीक है। अब एसेट्स मतलब क्या, डिपॉजिट्स, है ना। तो रिस्क वेटेड एसेट्स एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम, ऑफ बैलेंस शीट आइटम मतलब कंटीजेंट लाइबिलिटी हो गया, ये हो गया जो कि बैलेंस शीट में नहीं है बट आज नहीं तो कल शायद उसमें रिस्क हो सकता है, ठीक है। और इंटू 100, ठीक है। द आरबीआई रिक्वायर्स बैंक्स टू मेंटेन अ मिनिमम सीआरएआर ऑफ 9% ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। आरबीआई बोलता है ऊपर का फॉर्मूला आप फाड़ के डस्टबिन में डाल देना, आपको 9% तो मेंटेन करना ही है। अगर ऊपर के फॉर्मूले के हिसाब से 12% आ रहा है तो 12% मेंटेन करना कंपलसरी है, लेकिन अगर ऊपर के फॉर्मूला के हिसाब से 7% आ रहा है तो भी 9% तो मिनिमम मेंटेन करना ही है सीआरए, ठीक है। द मास्टर सर्कुलर ऑन कैपिटल एडिक्वेसी कंटेन्स डिटेल्ड गाइडलाइंस ऑन कैलकुलेशन ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स फॉर सीआरए। जो मास्टर सर्कुलर है उसमें डिटेल्ड गाइडलाइंस है, लेकिन सीए के कोर्स में वो डिटेल्ड गाइडलाइंस नहीं है और इसके लिए आपको इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फिर भी मैंने कवर करवाया, बहुत सारी ऑथर की बुक में ये फॉर्मूला भी नहीं होगा, ठीक है, बट मैंने एक बार को पढ़वा दिया, ठीक है। फॉर सिक्योर, अभी एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल अपन कवर करेंगे। फॉर सिक्योर्ड हाउसिंग लोन्स अप टू 75 लैक्स, अगर आपने किसी को हाउसिंग लोन दिया, ठीक है, 75 लाख का आपने हाउसिंग लोन दिया और वो पूरा सिक्योर्ड है, उसके अगेंस्ट आपने घर गिरवी रखा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे इस तरीके की जो एसेट है बैंक की, ये बैंक की एसेट होगी ना क्योंकि बैंक ने लोन दिया, इस तरीके की जो एसेट है द रिस्क वेट सब्जेक्ट टू सम कंडीशन इज 50%। अगर फुल्ली सिक्योर्ड है तो उस एसेट का 50 मतलब 75 लाख का 50% विल बी योर रिस्क वेट फॉर दैट पर्टिकुलर एसेट, ठीक है। मतलब 75 to 50% कितना होता है, 37.5 लैक्स, ठीक है। तो वो जो नीचे का डिनोमिनेटर था ना उसमें 37.5 आप डाल दोगे। फॉर दोज अबव 75 लाख इट इज 75%। अब मान लो 75 लाख के ऊपर का लोन दिया हुआ है, ठीक है, तो उस केस में जो रिस्क वेट रहेगा दैट विल बी 75%। फॉर लोन्स कमर्शियल, फॉर लोन्स टू कमर्शियल रियल एस्टेट इट इज 100%, ठीक है। अगर आपने कोई कमर्शियल किसी को दुकान खरीदने के लिए, शॉप खरीदने के लिए लोन दिया तो 100% रिस्क माना जाएगा। ऐसा वो अलग अलग है और उस अकॉर्डिंगली आपका डिनोमिनेटर में रिस्क वेटेड एसेट करके कैलकुलेट होगा, ठीक है, डन। नाउ हमने पहला पढ़ा अभी कैपिटल, कैपिटल हमारा खत्म हो गया। अब उसके बाद में हम लोग सेकंड पढ़ रहे हैं रिजर्व एंड सरप्लस। द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व सरप्लस में क्या है, पेज नंबर 9.40। एक है स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, ठीक है, एक है कैपिटल रिजर्व्स, एक है शेयर प्रीमियम, एक है रिजर्व्स, एक है रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स क्या होता है कि बैंक ने मान लो किसी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखे हैं, बैंक ने मान लो कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। अब उनमें जो फ्लक्चुएशन होता है ना, उन फ्लक्चुएशन को लेके बैंक रिजर्व बनाता है कि भाई कल जाके मान लो मेरा शेयर का इन्वेस्टमेंट पूरा डूब गया तो मेरे पास में एक रिजर्व रहना चाहिए जो उस लॉस को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स, ठीक है। कैपिटल रिजर्व आपको ऑलरेडी पता है, स्टैट्यूटरी रिजर्व आपको पता है जो मैंडेटरीली बनाना पड़ता है, ठीक है। अभी स्टैट्यूटरी रिजर्व्स का एक एग्जांपल आप बोल सकते हो, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनता है, डीआरआर। डीआरआर इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, है ना, जो भी कंपनी के पास में डिबेंचर्स है उनको डीआरआर बनाना पड़ता है। डीआरआर क्या होता है ये आपने सीए इंटर एडवांस अकाउंट से पढ़ा हुआ है। शेयर प्रीमियम आप लोग सभी को पता है शेयर प्रीमियम क्या होता है। अब बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अभी जो स्टार मार्क कर रहे हुए आइटम्स है ना, उन आइटम्स के केसेस में जो बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर होगा ना वो कैसा होगा कि ओपनिंग बैलेंस क्या है, इस साल एडिशन कितना हुआ, इस साल डिलीशन कितना हुआ और क्लोजिंग कितना हुआ, इस फॉर्मेट में इनका प्रेजेंटेशन होगा। अभी मेरा लेक्चर होने के बाद में 5 मिनट का कष्ट उठाना, कोई एनुअल रिपोर्ट ओपन करना और उसमें देखना कि वैसा डिस्क्लोजर हुआ या नहीं हुआ, तो आपको और बेटर आइडिया मिलेगा कि डिस्क्लोजर कैसा होता है। इन्फॉर्मेशन के लिए है और कुछ नहीं। अब ऑडिट अप्रोच एंड प्रोसीजर्स, ठीक है। अभी रिजर्व्स अगर है तो उसके लिए ऑडिट अप्रोच और प्रोसीजर क्या रहना चाहिए। द ऑडिटर शुड वेरीफाई द ओपनिंग बैलेंस ऑफ वेरियस रिजर्व्स विद रेफरेंस टू द ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ द प्रीवियस ईयर। ये पॉइंट हमने ऊपर कैपिटल में पढ़ा था, करेक्ट ना। तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है, मेरे साथ में अंडरलाइन करो, वेरीफाई द ओपनिंग बैलेंस, बस इतना अंडरलाइन कर लो, सीधे 4 वर्ड। एडिशंस टू और डिडक्शंस फ्रॉम द रिजर्व्स, रिजर्व्स में जो एडिशन हुए वो और रिजर्व से वो जो डिडक्शन हुए वो शुड ऑल्सो बी वेरीफाइड इन द यूजुअल मैनर, एग्जाम्पल विथ रेफरेंस टू द बोर्ड रेजोल्यूशन। रिजर्व्स में जो भी एडिशन हुए हैं, जो भी डिलीशन हुए हैं, वो बोर्ड रेजोल्यूशन के हिसाब से ही हुए होंगे। बोर्ड में उसके लिए रिजोल्यूशन पास हुआ होगा कि ये ऐड करना है, ये डिलीट करना है, तो बोर्ड रेजोल्यूशन तो चेक कर लो,
देखिए वो भी आपके वेरीफाई हो जाए। और अगर ओपनिंग वेरीफाई हो गया, एडिशन वेरीफाई हो गया, डिलीशन वेरीफाई हो गया, तो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग वेरीफाई हो गया। सिंपल ना। तो आपको यहाँ पे भी क्या अंडरलाइन करना है मेरे साथ में, देखो एडिशन टू और डिडक्शन फ्रॉम ये अंडरलाइन करो, और विथ रेफरेंस टू बोर्ड रेजोल्यूशन ये अंडरलाइन करो। In the case of statutory reserves and share premium, compliance with legal requirements should also be examined. जो स्टैट रिजर्व्स है, जो शेयर प्रीमियम है, इनमें जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है एज पर कंपनीज एक्ट, ठीक है, या एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, आपको वो लीगल रिक्वायरमेंट्स चेक करनी है। ठीक है, तो इसमें क्या अंडरलाइन करोगे, ये स्टैट्यूटरी रिजर्व से लीगल रिक्वायरमेंट तक पूरा अंडरलाइन कर लो। Thus, the auditor should specifically examine whether the requirements of governing legislation regarding transfer of the prescribed percentage of profit to reserve fund have been complied with. अभी बैंक्स के केस में ये कंपलसरी रिक्वायरमेंट होता है कि कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना पड़ता है, क्योंकि बैंक बहुत रिस्की चीज़ है। तो कंपनीज में ये मैंडेटरी नहीं है, कंपनीज के ऊपर ये ऑप्शनल है कि उनको कुछ प्रॉफिट निकाल के रिजर्व में डालना है या नहीं डालना है, लेकिन बैंकों के लिए ये मैंडेटरी है कि कुछ प्रॉफिट निकाल के रिजर्व फंड में डालना है। तो एज एन ऑडिटर आपको ये देखना चाहिए कि जो स्पेसिफिक जो भी डालना था वो डाल दिया या नहीं डाल दिया। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, यहाँ पे क्या अंडरलाइन करोगे, ट्रांसफर ऑफ प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स टू रिजर्व फंड। ठीक है, इन केस द बैंक हैज बीन ग्रांटेड एग्जाम्पशन फ्रॉम सच ट्रांसफर, द ऑडिटर शुड एग्जामिन द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स गवर्निंग ग्रांटिंग सच एग्जाम्पशन। अब इसमें क्या होता है ना, जो नए बैंक्स होते हैं ना, जो कल ही जन्मे हैं या रिसेंटली हुए हैं, वो आरबीआई के पास में जाते हैं, वो बोलते हैं यार आप प्लीज़ हमको ये रिक्वायरमेंट मत लगाइए प्रॉफिट ट्रांसफर करने का। आरबीआई बोलते हैं क्यों ना लगाए, तू कौन है जो को ना लगाए। तो बैंक बोलते हैं हम लोग अभी नए नए पैदा हुए हैं, हमको फंड चाहिए एक्सपांड करने के लिए। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट अगर हम रिजर्व फंड में डालते जाएंगे तो हम एक्सपांड कैसे करेंगे, कितना लोन लेंगे मार्केट से एक्सपांड करने के लिए। तो आरबीआई ऐसे बैंकों को एग्जाम्पशन देता है कि चलो 5 साल आपको ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं है। समझे ना रीजन क्या है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अभी अंडरलाइन क्या करना है, ग्रांटेड एग्जाम्पशन फ्रॉम सच ट्रांसफर, ठीक है, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट ग्रांटिंग सच एग्जाम्पशन, ये आपको ऑनलाइन करना है। सिमिलरली इट शुड बी एग्जामिन वेदर द अप्रोप्रिएशंस फ्रॉम शेयर प्रीमियम अकाउंट कन्फर्म टू द रेलेवेंट लीगल रिक्वायरमेंट। अगर आपने शेयर प्रीमियम अकाउंट से कुछ भी अप्रोप्रिएशन किया तो वो लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से है या नहीं है। ठीक है, कंप्लायंस विद फॉरेन लॉज नीड टू बी वेरीफाइड। फॉरेन लॉज जो लगते हैं, जो फॉरेन ब्रांचेस हैं, उनके लिए फॉरेन लॉज जो है वो आपको ऑडिटर को वेरीफाई करने चाहिए। तो एग्जाम में सिर्फ इतना सा पार्ट शायद क्वेश्चनेबल हो सकता है कि रिजर्व्स के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर क्या होंगे। एक 3 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, पहला पॉइंट लिखोगे ओपनिंग बैलेंस का। ठीक है, आप चाहे तो शॉर्ट में बाजू में यहाँ पे लिख दो। पहला पॉइंट लिखोगे ओपनिंग बैलेंस का, दूसरा पॉइंट लिखोगे एडिशन और डिलीशन को बोर्ड रिजोल्यूशन से चेक करने का, तीसरा पॉइंट आप लिखोगे कि जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो सारे फॉलो हो गए क्या। ठीक है, इन रिगार्ड्स टू शेयर प्रीमियम वगैरह। चौथा पॉइंट आप लिखोगे कि अप्रोप्रिएशन ऑफ शेयर प्रीमियम इज प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद में लिखोगे कि ट्रांसफर ऑफ सर्टन परसेंटेज टू रिजर्व फंड, ये एक पॉइंट लिख दो। फिर उसके बाद में लिखोगे एग्जाम्पशन फ्रॉम सच ट्रांसफर। ठीक है, ये ऐसे 5 से 6 पॉइंट छोटे में लिख दो ताकि वो पैराग्राफ पूरा समराइज हो जाए। डन। अब यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है। अब मैं थर्ड पॉइंट पे आऊंगा, डिपॉजिट्स। चलो, नाउ वी आर एट पॉइंट नंबर 3, डिपॉजिट्स। ठीक है, अभी डिपॉजिट्स आप सभी को पता है कि डिपॉजिट्स बैंक का मेन हार्ट एंड सोल है, कि लोग पैसा आके डिपॉजिट करते हैं और बैंक उस पर आपको इंटरेस्ट देता है। इसमें फिक्स डिपॉजिट हो गया, सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट हो गया, और तरह तरह के और फैसिलिटीज बैंक देता है। ठीक है, अब ये जो डिपॉजिट्स है ये नहीं होगी तो बैंक फंक्शन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिपॉजिट से बैंक के पास में पैसा आता है, उसी पैसे से बैंक लोन देता है। ठीक है, अभी डिपॉजिट रिप्रेजेंट्स द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंड्स फ्रॉम द फॉर द बैंक्स। मैंने पहले कहा डिपॉजिट जो है बैंक के लिए इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंड्स है। In carrying out audit of deposits and liabilities, the auditor is primarily concerned with obtaining reasonable assurance that all known liabilities are recorded and stated at appropriate amount. The following area should be considered when auditing deposits. ठीक है, कौन सी एरिया है, करंट अकाउंट्स एंड सेविंग्स अकाउंट्स। ये आपको पता है कि करंट अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट क्या होता है, टर्म डिपॉजिट क्या होता है। टर्म डिपॉजिट मतलब नथिंग बट फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ठीक है, डिपॉजिट्स डेजिग्नेटेड इन फॉरेन करेंसीज। ठीक है, कुछ डिपॉजिट्स होते हैं जो डॉलर में, यूरो में रखे जाते हैं, स्पेसिफिकली जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं उनके। रिमेंबर दैट डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय बैंक्स आर प्राइमरीली ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज दोज रिपेएबल ऑन डिमांड एंड दोज रिपेएबल आफ्टर फिक्स्ड टर्म। इसको अंडरलाइन कर लो। डिपॉजिट्स 2 तरीके के होते हैं, एक रिपेएबल ऑन डिमांड एंड एक रिपेएबल आफ्टर फिक्स्ड टर्म। आपको पता है रिपेएबल ऑन डिमांड कौन सा होता है, सेविंग बैंक। जब बोलोगे जब पूरा पैसा निकाल सकते हो, एटीएम में जाके विड्रॉ करते ना अपन, एटीएम में जाके एफडी विड्रॉ कर सकते हैं नहीं, क्योंकि वो टर्म डिपॉजिट्स है।
ठीक है। करंट एंड सेविंग अकाउंट्स आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। टर्म डिपॉजिट्स आर रिपेबल आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम रेंजिंग फ्रॉम 7 days एट प्रेजेंट टू से 1 year और 5 year। एट प्रेजेंट मिनिमम टर्म डिपॉजिट क्या है, 7 दिन का, और मैक्सिमम क्या है, अब मैक्सिमम तो कुछ भी नहीं है, बट 1 to 5 years जो बहुत कॉमन ईयर हो जाते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट्स आर ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट वेरिएंट ऑफ टर्म डिपॉजिट्स इन विच अ स्पेसिफाइड सम is deposited in the account at regular intervals for a predetermined period. At maturity, proceeds are repaid to the depositors along with interest. आपको पता है रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? मैं बैंक के पास में गया, मैंने बोला मेरे को 5 साल की आरडी ओपन करना है। आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट। क्यों ओपन करना है? मैंने बैंक को बोला कि यार ना मेरा खर्चा बहुत हो रहा, मेरे को मेरे खर्चे पे रोक लगानी है, मेरे पास में पैसा हर 31 हर मंथ एंड पे सैलरी आती है, मैं पूरी उसको उड़ा देता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना आपके पास में आरडी ओपन करता हूँ। आरडी से क्या होगा, मैं आपको हर महीना 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार मैं डिपॉजिट करूंगा 5 साल तक। बैंक क्या करता है, 5 साल तक 10-12 हज़ार जो भी डिसाइड हुआ है वो पूरा बैंक लेते जाता है और 5 साल के एंड में प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट अक्यूमुलेटेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो पूरा बैंक आपको वापस देता है। ठीक है, तो इससे कि आपका सेविंग भी हो गया और एक मोटा अमाउंट जमा भी हो गया। बहुत सारे लोग ये करते हैं और ये करना भी चाहिए बच्चों। ठीक है, इक्विटी में डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डालो अगर आपका एक्सपर्टाइज है तो। म्यूचुअल फंड में डालो, बहुत बढ़िया है, कोई नहीं है। लेकिन आरडी वगैरह जो है ना, ये आरडी एलआईसी बहुत रिस्क फ्री होता है और ये होना ही चाहिए। ठीक है, तो आपका क्या है, एक मोटा पैसा जमा रहता है। आप अपनी लाइफ को प्लान, अभी ये थोड़ा सा मैं ऑफ ट्रैक बोल रहा हूँ, बट शायद अगर किसी को कनेक्ट करे तो लाइफ में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा किया है। अगर आपका कुछ प्लान है कि मेरे को 5 साल बाद में ये करना है, ठीक है, उसका आज से प्लानिंग चालू कर दो। अगर मान लो आपको पता है 5 साल बाद में से फॉर एग्जाम्पल आपको कार लेनी है, ठीक है, या आपको घर बनाना है, कुछ भी करना है, उसके लिए कितना अमाउंट लगेगा उसको आप आरडी या ऐसे कुछ चीज़ में डिवाइड करो और हर महीना उतना अमाउंट आप डिपॉजिट करते जाओ, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका सेविंग हो जाएगा। आफ्टर 5 years आपको मोटा अमाउंट मिलेगा एंड यू कैन एक्सपेंड एज पर योर ओन विश। ठीक है, तो चलो अब नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, deposits designated in foreign currencies. Example, foreign currency non-resident deposits are account which are opened by non-resident Indians in form of fixed deposit only. अभी ये एक अलग प्रकार का प्रोडक्ट है जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस ही ओपन करते हैं। ठीक है, अभी ये भी जो इसके नीचे का पैराग्राफ है ना, इसको भी आप काट दो, ये भी सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है। ठीक है, ये भी कुछ नॉन रेसिडेंट की कुछ स्कीम वीम है, वो है, एग्जाम के लिए कुछ भी रेलिवेंट नहीं है। नाउ आता है ऑडिट प्रोसीजर विच इज द मोस्ट रेलिवेंट थिंग फॉर एग्जाम। अब अपना जो चार्ट आप बना रहे होंगे या जो भी नोट्स बना रहे होंगे उसको अपने हैंडी रखना है, अपन इसको बनाना चालू करेंगे। ठीक है, अभी ये यहाँ पे आप मार्क कर दीजिए एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएंगे आपको। ठीक है, बैंक ऑडिट के ऊपर कि बताइए करंट एंड सेविंग अकाउंट का ऑडिट कैसे करा जाए। अब इसको स्ट्रेट वन लाइनर भी वो लोग पूछ सकते हैं, एक फालतू सा 5-6 लेंगा केस बना के भी अल्टीमेटली पूछेंगे यही आपको। तो दिमाग में ये रखना है कि क्वेश्चन तो कितनी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तुम अच्छे हो क्या, अच्छे तुम हो क्या, क्वेश्चन कितने भी तरीके से पूछ सकते हैं, आंसर एक ही है, समझना जरूरी है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा। ठीक है, चलो अभी सबसे फर्स्ट पॉइंट है करंट एंड सेविंग अकाउंट्स। ठीक है, इसका ऑडिट कैसे करोगे। चलो नाउ पहला पॉइंट क्या है, वेरीफाई ऑन अ सैंपल बेसिस करंट एंड सेविंग अकाउंट्स ओपन ड्यूरिंग द ईयर फॉर एडहेरेंस टू केवाईसी नॉर्म्स। अभी केवाईसी नॉर्म सबको पता है ना, नो योर कस्टमर। ठीक है, तो केवाईसी नॉर्म्स जो है वो बैंक ने फॉलो किए या नहीं करे, ये आपको चेक करना है कि भाई भैया चलो ठीक है, आप बैंक के ऑडिट के लिए गए, अज्यूम कर लो कि आप एसबीआई बैंक में खड़े हो, अपना आंख बंद करो, अज्यूम कर लो कि एसबीआई बैंक में खड़े हो। अभी एसबीआई बैंक में खड़े रहने के बाद में आप बैंक मैनेजर के पास में गए कि भैया ला इस साल तुमने कितने अकाउंट्स ओपन किए, चलो ठीक है, तुमने 1000 सेविंग अकाउंट ओपन किए, चलो ठीक है, तुमने 1000 करंट अकाउंट ओपन किए, चलो कोई बात नहीं, इसमें से सैंपल बेसिस पे 50-50 आपने उठा लिए। अब ये 50 का केवाईसी सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स चेक करो कि सब कुछ आधार कार्ड पैन कार्ड सब कुछ लिया है नहीं लिया। पहला पॉइंट ये है। ठीक है, मैंने तो पूरा इमेजिन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको केवाईसी नॉर्म्स तक आपको बॉक्स बनाना है। फिर आगे वेरीफाई दैट सेविंग अकाउंट्स आर ओपन्ड इन नेम ऑफ इंडिविजुअल्स, HUF, सम अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक ट्रस्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एटसेट्रा। ठीक है, रिमेंबर दैट सेविंग अकाउंट्स आर नॉट ओपन फॉर बिजनेस और प्रोफेशनल कंसर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट और सबको मालूम है ये चीज कि सेविंग अकाउंट इंडिविजुअल, HUF, ठीक है, या फिर कुछ अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ही ओपन कर सकते हैं। बिजनेस बोलो, प्रोफेशन बोलो, ये लोग सेविंग अकाउंट ओपन कर नहीं सकते, ये लोग करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है सर, ऐसा क्यों कि बिजनेस लोग सेविंग अकाउंट ओपन नहीं कर सकते? क्यों मालूम क्या? क्योंकि सेविंग अकाउंट में देना पड़ता है इंटरेस्ट। ठीक है,
अब बैंक क्या करता है, बैंक देता है सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट, बट बैंक की क्या इच्छा रहती है कि कस्टमर्स तो मेरे पास में आए बट मेरा इंटरेस्ट कम जाए। इसके लिए बैंक्स जो है मोस्टली कंसर्न होते हैं सैलरीड इंडिविजुअल्स के ऊपर कि भाई तुम्हारा सैलरी अकाउंट हमारे साथ में ओपन करो, हम तुमको तुम्हारे सैलरी पे इंटरेस्ट देंगे। करंट अगर बिजनेस या प्रोफेशनल्स सेविंग अकाउंट ओपन कर लेते, मान लो अगर धीरूभाई अंबानी का सेविंग अकाउंट होता तो उसके सेविंग अकाउंट में करीबन कितने करोड़, मतलब 10-20 हज़ार करोड़ रुपए पड़े होते, तो करंट अकाउंट में पड़े होंगे रिलायंस के, ठीक है। पड़े होंगे या नहीं होंगे आपको बैलेंस शीट मालूम पड़ जाएगा, कोई भी साल की उठा लो, देख लो कैश एट बैंक कितना है करके। उस पर अगर बैंक इंटरेस्ट दे तो बैंक का दिवालिया निकल जाएगा। इसके लिए बैंक ने क्या किया, अब ये बिजनेस और प्रोफेशनल को सेविंग्स बैंक से अलग कर दिया, ठीक है। क्योंकि सेविंग बैंक में क्या इंटरेस्ट देना पड़ता है और बैंक उतना इंटरेस्ट दे नहीं पाता, ठीक है। बैंक का फिर धंधा चलेगा नहीं। करंट अकाउंट में इंटरेस्ट या तो नहीं होता या बहुत ही कम होता है, ठीक है। इसके लिए जो बड़े बड़े बिजनेस और प्रोफेशन है ना, इन लोगों को अलाउड नहीं है सेविंग्स अकाउंट ओपन करना, ठीक है। चलो, तो अभी ये आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया है ना। पहला पॉइंट बहुत सिंपल था कि आपको केवाईसी नॉम, तो पहले पॉइंट का नाम क्या रखेंगे, केवाईसी नॉम। क्या नाम रखेंगे, केवाईसी नॉम। तो अपने साथ में वो चार्ट ओपन कर दो अपना वाला। चार्ट में मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, सबसे पहला है सेविंग्स एंड करंट, ठीक है। इसमें ट्री बनाओ, पहला लिखो, पहला क्या लिखोगे, क्या नाम है पहले का, हाँ केवाईसी नॉर्म्स, केवाईसी नॉर्म्स, ठीक है। चलो, अब केवाईसी नॉर्म्स से आपको पूरा पॉइंट याद आ जाएगा, चलो ठीक है। चलो, नाउ सेकंड पॉइंट क्या है, वेरीफाई द बैलेंसेस इन इंडिविजुअल अकाउंट्स ऑन अ सैंपल बेसिस। सैंपल बेसिस पे इंडिविजुअल अकाउंट्स के बैलेंसेस चेक कर लो कि भाई कितना बैलेंस दिख रहा है एज पर बैंक, ठीक है, और जो स्टेटमेंट है उसके आपसे कितना बैलेंस दिख रहा है, तो एक बार जस्ट वैसा वेरीफाई कर लो। तो सैंपल बेसिस पे इंडिविजुअल अकाउंट्स को वेरीफाई करना है, ठीक है। उसके बाद में चेक द कैलकुलेशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ टेस्ट चेक बेसिस, ठीक है। कोई भी 50 अकाउंट उठाओ और देखो कि उस पर सेविंग बैंक का इंटरेस्ट अगर 7% था, ठीक है, तो जितना उसका बैलेंस है इंटू 7% करके देखो कि इतना इंटरेस्ट हुआ या नहीं हुआ। ये मैंने बहुत सिंप्लीफाई वे में बताया, थोड़ा डिफिकल्ट कैलकुलेशन होगा, लेकिन हमको टेस्ट चेक बेसिस पे देखना चाहिए। ये क्यों देखना चाहिए बच्चों, पता है क्या, क्योंकि बैंक के अंदर जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है ना, वो एज पर सॉफ्टवेयर होता है, मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होता है। कल जाके अगर सॉफ्टवेयर में कुछ कोडिंग का इशू है या कुछ इशू है, तो हो सकता है कि बैंक का पूरा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ही खराब हो और बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट हो जाएगा और वो बैंक का पूरा फ्यूचर खत्म हो जाएगा। इसके लिए आपको टेस्ट चेक बेसिस पे देखना चाहिए कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन क्या है और वो सॉफ्टवेयर के हिसाब से और आपके हिसाब से मैच कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन टेस्ट चेक बेसिस, रिमेंबर दैट नो इंटरेस्ट इज पेड जनरली ऑन करंट अकाउंट बाय द बैंक, ठीक है। जनरली मैंने वर्ड क्या यूज किया, उसे जनरली कर सकते हैं लेकिन जनरली नहीं करते, ठीक है। चलो, सेकंड थर्ड पॉइंट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इसको अंडरलाइन कर दो। फोर्थ पॉइंट क्या है, एग्जामिन वेदर द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग बैलेंस कंफर्मेशन पीरियोडिकली हैज बीन फॉलोड कंसिस्टेंटली। अभी क्या है, हर बैंकों को है ना ये बोला जाता है कि भैया आप पीरियोडिकली ना अपने कस्टमर से कंफर्मेशन ले लो एक बार कि भाई हमारे बैंक में तुम्हारा सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए है, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से कुछ डिस्प्यूट है क्या। तो कस्टमर अगर बोलेगा कि भाई हाँ नहीं 1 लाख कैसे 1.25 लाख है, तो बैंक को पूछना चाहिए ठीक है ना, तेरा रिसिप्ट दिखा, डिपॉजिट किया होगा ना अंदर पैसा या किसी और ने किया होगा, मेरे को कुछ एविडेंस दिखा कि 1.25 लाख कैसे है। तो आपको ये देखना है ऑडिटर, एज एन ऑडिटर, कि क्या मैनेजमेंट फ्रीक्वेंटली बैलेंस कंफर्मेशन ऑब्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये मैनेजमेंट वाला पॉइंट है कि मैनेजमेंट कर रहा है नहीं कर रहा, वो आपको चेक करना। एग्जामिन वेदर द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग बैलेंस कंफर्मेशन हैज बीन फॉलोड कंसिस्टेंटली, ठीक है। तो यहाँ पे आप बैलेंस कंफर्मेशन जो ऑब्टेनिंग बैलेंस कंफर्मेशन फॉलोड कंसिस्टेंटली, इसको आप अंडरलाइन कर दो, ठीक है। उसके बाद में एंश्योर दैट डेबिट बैलेंसेस इन करंट अकाउंट्स आर नॉट नेटेड आउट ऑन द लाइबिलिटीज साइड बट आर अप्रोप्रिएटली इंक्लूडेड अंडर द हेड एडवांसेस, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या बोल रहा है कि जो करंट अकाउंट होते हैं ना, करंट अकाउंट के अंदर जो डेबिट बैलेंसेस है, ठीक है, करंट अकाउंट के अंदर अगर क्रेडिट बैलेंसेस है, इसका मतलब आपका जो कस्टमर है उसका पैसा बैंक में पड़ा है, वो बैंक के लाइबिलिटी साइड में देखिएगा, क्योंकि बैंक को देवाल है, इतना पैसा इतना देना है। अभी करंट अकाउंट में अगर डेबिट एंट्रीज है ना, तो वो बैंक को नेट करके नहीं दिखानी है। मान लीजिए किसी का करंट अकाउंट है, उसमें 100 रुपीज़ का क्रेडिट एंट्री है,
तो बैंक के लाइबिलिटी साइड में देखिएगा वो, क्योंकि बैंक को 100 रुपीज़ देना है, उसी करंट अकाउंट में 20 रुपीज़ का डेबिट एंट्री है। तो बैंक को 100 माइनस 20 करके 80 नहीं दिखाना चाहिए, बैंक को क्या करना चाहिए, 20 को अपने एसेट साइड में दिखाना चाहिए एज एन एडवांसेस की बैंक ने 20 का एडवांस दिया है। करंट अकाउंट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। वेन इट कम्स टू सेविंग अकाउंट ना, सेविंग अकाउंट में नेट दिखता है, क्योंकि सेविंग अकाउंट में नेट अमाउंट जो है वो कभी भी एडवांस में बदल नहीं सकता। सेविंग अकाउंट में आप कभी भी, मान लीजिए 1 लाख रुपए का सेविंग अकाउंट है, 1 लाख रुपए उसने बैंक में सेविंग अकाउंट में रखा, अब वो 1 लाख का 80,000 हो जाएगा, कभी कभी 1.5 लाख हो जाएगा, कभी 10,000 हो जाएगा, है ना। बट कभी नेगेटिव में जा सकता है क्या? नहीं। लेकिन करंट अकाउंट में नेगेटिव में जा सकता है, टू सम एक्सटेंट बैंक अलाउ करता है। मान लीजिए कोई कंपनी है, उसका करंट अकाउंट है, ठीक है, उसने बैंक में 5 लाख रुपए है, ठीक है, तो इट इज एज गुड एज सेविंग एंड करंट आर सेम, जस्ट करंट में इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है उसको, ठीक है। बट वो 5 लाख रुपए कल की कल मान लीजिए 10,000 हो गया, कैसे कि 4,90,000 का मान लो कोई चेक फाड़ के उसने दे दिया कि 10 बजे वेंडर को, क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए उस कस्टमर के पास में किसी और को पेमेंट और करना है 50,000 का, लेकिन उसके करंट अकाउंट में अमाउंट कितना है, 10,000 है, तो उसने 50,000 का चेक फाड़ के और दे दिया, बैंक उसको बाउंस नहीं करेगा, बैंक 50,000 पे कर देगा। अब 40,000 करंट अकाउंट में नेगेटिव हो गया, समझ रहे हो। अब कुछ हद तक ये अलाउड है, 1 लाख 1.25 लाख तक नेगेटिव चलेगा, फिर बैंक उसको बोल देगा भैया पहले ये क्लियर कर, हम पागल नहीं बैठे तेरे नेगेटिव वहां संभालने के लिए। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो करंट अकाउंट में कुछ हद तक नेगेटिव अलाउड है, तो इसके लिए वो करंट अकाउंट के लिए एक पॉइंट बोल रहे हैं कि करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंसेस जो है उसको एज एन एडवांसेस बैंक को एसेट दिखाना चाहिए, क्योंकि बैंक को उतना लेना निकल रहा है, और जो क्रेडिट बैलेंसेस है उसको बैंक को लाइबिलिटी साइड में दिखाना चाहिए, क्योंकि बैंक को इतना देना निकल रहा है। सिंपल है, समझ गए ना ये पॉइंट, ठीक है। तो एंश्योर दैट डेबिट बैलेंसेस इन करंट अकाउंट आर नॉट नेटेड आउट ऑन द लाइबिलिटी साइड बट आर एप्रोप्रिएटली इंक्लूडेड इन द हेड लाइबिलिटी एडवांसेस, ठीक है। चलो, तो डेबिट बैलेंसेस इन करंट अकाउंट्स आर नॉट नेटेड, इसको अंडरलाइन कर लो। चलो एक बार ना इतना लिखते हैं अपन। अभी हमने पहला क्या लिखा कि auditor should check on sampling basis some current account, some current customers, some current accounts and some saving bank account which are added during the year to check the KYC requirements are followed or not, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि ensure that saving account are open for individuals, HUF और some specific institutions। अभी सेकेंड पॉइंट हमने क्या देखा, एक तो टेस्ट चेक इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये लिख दो, टेस्ट चेक इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये हमने एक पॉइंट देखा था, ठीक है। उसके बाद में एक हमने सेकेंड पॉइंट देखा था कि इंडिविजुअल अकाउंट्स को चेक कर लो सैम्पलिंग बेसिस पे, ठीक है, इंडिविजुअल अकाउंट्स, थर्ड पॉइंट लिख रहा हूं मैं। उसके बाद में हमने देखा था कि बैलेंस कंफर्मेशन का प्रोसीजर फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो चेक वेदर प्रोसीजर फॉर बैलेंस कंफर्मेशन इज फॉलोड, ठीक है। इसके बाद में और क्या देखा, अभी जो हमने पढ़ा, ठीक है, कि एक लिखो करंट अकाउंट, करंट अकाउंट लिखो, फिर उसके नीचे एरो करके लिखो डेबिट्स आर नॉट नेटेड ऑफ, बस आपको समझ जाएगा पॉइंट क्या है, ठीक है। चलो इतना हो गया। उसके बाद में इनऑपरेटिव अकाउंट्स आर अ हाई रिस्क एरिया ऑफ फ्रॉड्स इन द बैंक एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। अ सेविंग अकाउंट एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, अ सेविंग अकाउंट और current account should be treated as inoperative if there are no transactions in the account over a period of 2 years. Verify on a sample basis some of inoperative accounts, ठीक है, revived oblique closed during the year. Ensure that inoperative accounts are revived only with proper authority. बहुत सिंपल से पॉइंट है। इनऑपरेटिव अकाउंट्स आर अ हाई रिस्क एरिया ऑफ फ्रॉड, ठीक है, इनमें फ्रॉड ज़्यादा हो सकता है। आपको एज एन ऑडिटर क्या देखना है कि इनऑपरेटिव अकाउंट्स को क्या बोलेंगे, 2 साल तक अगर उस अकाउंट में कोई एक्टिविटी नहीं हुआ तो उसको बोलते हैं इनऑपरेटिव अकाउंट, ठीक है। तो एज एन ऑडिटर आपको देखना चाहिए कि इस साल कितने अकाउंट्स को इनऑपरेटिव ट्रीट कर दिया और कितने अकाउंट्स को रिवाइव कर दिया। रिवाइव मतलब इनऑपरेटिव से ऑपरेटिव में कन्वर्ट कर दिया। और फिर वो लास्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि ये देखो कि ये जो रिवाइव किया है वो प्रॉपर अथॉरिटी ने ही किया है, कोई भी ऐरा गैरा एम्प्लॉय आके रिवाइव नहीं कर रहा है, ठीक है, समझ गए ना। तो ये लास्ट पॉइंट आप लिख दो इनऑपरेटिव अकाउंट्स आपके चार्ट में। बहुत ही सिंपल था, नहीं, सेविंग्स एंड करंट अकाउंट कुछ भी नहीं है इसके अंदर। चलो अभी क्या है अगला,
टर्म डिपॉजिट। तो एक बार रिवाइज कर ले फटाक से, विद इन 10 सेकेंड्स हम लोग रिवाइज करते हैं क्या क्या पॉइंट्स थे, हमारा चार्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स थे सेविंग्स और करंट्स में। सबसे पहला एक था केवाईसी नॉर्म। ठीक है, केवाईसी नॉर्म देखना है, उसके बाद में इंटरेस्ट कैलकुलेशन को टेस्ट चेक करना है, उसके बाद में इंडिविजुअल अकाउंट्स को सैम्पलिंग बेसिस पे रिव्यू करना है, उसके बाद में बैलेंस कंफर्मेशन का प्रोसीजर मैनेजमेंट ने फॉलो किया है नहीं किया वो चेक करना है। उसके बाद में इन केस ऑफ करंट अकाउंट डेबिट्स जो है वो क्रेडिट के साथ में नेटेड ऑफ नहीं होने चाहिए, डेबिट्स को एडवांसेस बोल के दिखाना चाहिए और क्रेडिट को लाइबिलिटी में सेपरेटली दिखाना चाहिए। उसके बाद में देखना है कि जो इनऑपरेटिव अकाउंट्स है वो हाई रिस्क अकाउंट्स होते हैं। आपको इनऑपरेटिव अकाउंट्स क्या होते हैं, अकाउंट्स विच आर नॉट एक्टिव फॉर 2 years आर कंसिडर्ड एज इनऑपरेटिव एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। फिर आपको ये लिखना है कि जो इनऑपरेटिव अकाउंट्स है उसको अगर इस साल रिवाइव किया है तो दैट इज डन विद प्रॉपर अथॉरिटी और नॉट। ठीक है, डन। तो ये हो गया। नाउ विल कम टू टर्म डिपॉजिट्स। चलो ठीक है, टर्म डिपॉजिट्स बहुत छोटा है, ये भी एग्जामिनेबल है। टर्म डिपॉजिट्स क्या है, मैंने पहले ही बोला है कि एक फिक्स्ड ईयर के लिए डिपॉजिट है कि लाइक एफडी। अब मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, एफडी। ठीक है, एग्जामिन वेदर द डिपॉजिट्स रिसिप्ट्स एंड कैश सर्टिफिकेट्स आर इशूड सीरियली एंड ऑल ऑफ देम आर अकाउंटेड फॉर इन द रजिस्टर। कोई कस्टमर बैंक में आकर जब पैसा डिपॉजिट करता है एफडी में या उसमें, तो उसको डिपॉजिट रिसिप्ट दिया जाता है कि ठीक है आपने हमारे यहाँ पे इतना लाख डिपॉजिट किया, इतने साल के लिए डिपॉजिट किया। तो आपको ये देखना है, और कैश सर्टिफिकेट दिया जाता है कि हाँ आपने हमारे यहाँ पे कैश जो है वो डिपॉजिट किया। ऐसे दो चीज़ दी जाती है, एक डिपॉजिट रिसिप्ट और एक कैश सर्टिफिकेट्स। ठीक है, आपको ये देखना है कि डिपॉजिट रिसिप्ट जो इशू हुई है और जो कैश सर्टिफिकेट इशू हुए है वो सीरियली इशू है। सीरियली मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा नहीं कि एक कस्टमर को 3 नंबर का दे रहे हैं और एक कस्टमर को 12 नंबर का दे रहे हैं। वो सीरियली इसके लिए इशू होती है ताकि बैंक को मालूम पड़े कि इस साल कितनी इशू हुई है और फिर बैंक उसको सिस्टम में जाकर चेक कर सके कि बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है। तो आपको ये देखना है कि वो सीरियली इशू हुई है एंड ऑल ऑफ देम आर अकाउंटेड फॉर इन द रजिस्टर। रजिस्टर मतलब क्या, डिपॉजिट रजिस्टर अलग से बनता है ना। अब ये एक्चुअली कोई अपना क्लासमेट का नवनीत का रजिस्टर नहीं बनता है, ये सब सॉफ्टवेयर में होता है। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला मेन जो हाईलाइटिंग पॉइंट क्या है, डिपॉजिट रिसिप्ट्स एंड कैश सर्टिफिकेट्स। तो अपने चार्ट में लिख दो, टर्म डिपॉजिट के चार्ट में लिखो। टर्म डिपॉजिट्स, इसमें डिपॉजिट रिसिप्ट्स एंड कैश सर्टिफिकेट। चलो बढ़िया है। उसके बाद में वेरीफाई इन केस ऑफ बल्क डिपॉजिट। बल्क डिपॉजिट मतलब 2 करोड़ या उससे ज़्यादा का डिपॉजिट। ठीक है, इसको बोलते हैं बल्क डिपॉजिट। वेरीफाई इन केस ऑफ बल्क डिपॉजिट करेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज़ बीन ऑफर्ड। सही रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया है। इसका मतलब क्या होता है कि बहुत सारी जो बैंक होती है ना, कैथलीन सीरियन बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया, जो नई नई बैंक होती है, ये क्या है ना, कस्टमर को अट्रैक्ट करती है कि आप हमारे पास में 2 करोड़ या उससे ज़्यादा का डिपॉजिट करो और हम आपको मार्केट से 1% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देंगे। आपको सिर्फ देखना है इन केस ऑफ बल्क डिपॉजिट रेट ऑफ इंटरेस्ट सही तरीके से लगाया नहीं लगाया, जो ऑफर किया था वही लग रहा है या फिर पुराना लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में हाईलाइटिंग क्या है, बल्क डिपॉजिट लिख दो, बल्क डिपॉजिट चार्ट में लिख दो। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है, इन केस ऑफ क्लोजर ऑफ टर्म डिपॉजिट टेस्ट चेक वेदर रिक्वायर्ड फोरक्लोजर पेनल्टी हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल। ये क्या बोल रहे हो सर आप, कितना सिंपल है बॉस। अगर 5 साल का एफडी है और आप 3 साल में तोड़ रहे हो, बोल रहे हो मेरे को पैसा वापस चाहिए, मेरे को एफडी रखना नहीं है, तो उसका एक फोरक्लोजर पेनल्टी होता है। फोरक्लोजर मतलब समय से पहले अकाउंट को क्लोज करना। तो आप देख लो कि वो डिडक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ये तो मालूम पड़ा कि इंटरेस्ट बैंक ने पूरा भर दिया और फोरक्लोजर पेनल्टी काटा भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, फोरक्लोजर पेनल्टी। फोरक्लोजर पेनल्टी, मजा आ रहा है मेरे को, बहुत ही इजी सी पॉइंट्स है। वेरीफाई ऑन सैंपल बेसिस सम ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स ओपन ड्यूरिंग द ईयर। इस साल जितने भी आरडी अकाउंट्स बने हैं ना, उनको सैंपल बेसिस पे वेरीफाई कर लो कि भाई वो हर महीने का कितना डिपॉजिट कर रहे हैं। वो डिपॉजिट कर रहे हैं तो उनके डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट अक्यूमुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, एक बार जस्ट चेक कर लो। तो फोर्थ पॉइंट क्या आ गया, रिकरिंग डिपॉजिट। चलो सर मजा आ गया। और इसके बाद में वेरीफाई करेक्टनेस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन टर्म डिपॉजिट्स ऑन सैंपल बेसिस। जो टर्म डिपॉजिट है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सैंपल बेसिस पे वो भी देख लो, जैसा हमने ऊपर देखा था सेविंग्स का, वैसे ही। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दो
करेक्टनेस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ठीक है, चलो, तो ये टर्म डिपॉजिट को लेके हो गया। अब 5 पॉइंट क्या लिखे टर्म डिपॉजिट को लेके? पहला, डिपॉजिट रजिस्टर एंड कैश सर्टिफिकेट आर इशूड सीरियली। ठीक है, वेरीफाई वेदर डिपॉजिट रजिस्टर एंड डिपॉजिट रिसिप्ट्स एंड कैश सर्टिफिकेट्स आर इशूड सीरियली। ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ टर्म डिपॉजिट ओपन ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद में इन केस ऑफ बल्क डिपॉजिट्स ₹2 ब्रैकेट में ₹2 करोड़ एंड अबव। ठीक है, वेरीफाई वेदर द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड इज करेक्ट। ठीक है, उसके बाद में इन केस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ टर्म डिपॉजिट्स, ठीक है, वेरीफाई वेदर फोरक्लोजर पेनल्टी हैज बीन प्रॉपर्ली कैलकुलेटेड एंड डिडक्टेड इन रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट पेएबल। उसके बाद में इन केस ऑफ आरडी, टेस्ट चेक सम ऑफ द सैंपल आरडी ओपन ड्यूरिंग द ईयर। लास्ट में टेस्ट चेक द करेक्टनेस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन केस ऑफ टर्म डिपॉजिट्स। इसके ऊपर हमने पढ़ा था सेविंग्स एंड करंट अकाउंट। उसमें पहला पॉइंट था कि केवाईसी नॉर्म चेक करना है, वेरीफाई द केवाईसी नॉर्म्स ऑफ द कस्टमर्स, वेरीफाई वेदर द accounts open during the year on sample basis they are in compliance with the KYC norms। उसके बाद मैंने बोला था कि टेस्ट चेक द इंटरेस्ट कैलकुलेशन, टेस्ट चेक सम ऑफ द इंडिविजुअल अकाउंट्स ऑन सैंपल बेसिस। उसके बाद मैंने पढ़ा था कि प्रोसीजर, वेरीफाई वेदर द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग बैलेंस कंफर्मेशन हैज बीन प्रॉपर्ली फॉलोड बाय द बैंक। उसके बाद मैंने पढ़ा था करंट अकाउंट, इन केस ऑफ करंट अकाउंट वेरीफाई वेदर डेबिट्स आर नॉट नेटेड ऑफ अगेंस्ट क्रेडिट, डेबिट्स आर शोन सेपरेटली एज एडवांसेस एंड क्रेडिट आर सेपरेटली शोन इन लायबिलिटीज। एंड लास्ट हमने पढ़ा था इन केस ऑफ इनऑपरेटिव अकाउंट्स, इनऑपरेटिव अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स व्हिच आर नॉट एक्टिव फॉर 2 years। इनऑपरेटिव अकाउंट्स आर हाई रिस्क अकाउंट्स। ठीक है, वेरीफाई वेदर द इनऑपरेटिव अकाउंट्स रिवाइव्ड ड्यूरिंग द ईयर आर रिवाइव्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। इन आल्सो वेरीफाई द इनऑपरेटिव अकाउंट्स व्हिच आर डिलीटेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो ये दोनों मैंने वापस से आपको रिवाइज करा दिए। अब आगे बढ़ेंगे। अब क्या है? डिपॉजिट्स डेजिग्नेटेड इन फॉरेन करेंसी। ठीक है, या ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट भी इंटरेस्टिंग है। वेरीफाई सम ऑफ FCNR अकाउंट्स, ठीक है, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट्स बोलते हैं शायद इसको। तो वेरीफाई सम ऑफ FCNR अकाउंट्स ओपन ड्यूरिंग द ईयर ऑन सैंपल बेसिस एंड एंश्योर दिस कंफर्म टू RBI डायरेक्शंस। अभी जो FCNR अकाउंट्स होते हैं ना फॉरेन करेंसी वाले, इसमें RBI का बहुत इंटरफेरेंस होता है क्योंकि फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है ना। तो आपको सिंपल पॉइंट लिखना है कि इस साल जो भी FCNR अकाउंट ओपन हुए हैं, RBI के डायरेक्शंस कंप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे, सैंपल बेसिस पे देख लो। ठीक है, वेरीफाई ऑन सैंपल बेसिस परमिसिबल क्रेडिट्स एंड डेबिट्स इन FCNR अकाउंट्स एज पर RBI डायरेक्शंस। RBI डायरेक्शंस के हिसाब से आपको ये देखना है सी सैंपल बेसिस पे कि जो भी परमिसिबल क्रेडिट एंड डेबिट है, RBI ने क्या है, हर ट्रांजेक्शन को परमिट नहीं किया है। कुछ ऐसे डेबिट्स है जो परमिटेड है, कुछ ऐसे क्रेडिट्स है जो परमिटेड है। आपको सैंपल बेसिस पे देखना है कि जो परमिसिबल क्रेडिट और डेबिट है, ठीक है, वो हुए हैं। तो वेरीफाई ऑन सैंपल बेसिस परमिसिबल क्रेडिट एंड डेबिट्स इन FCNR अकाउंट एज पर RBI डायरेक्शंस। तो लिखो इसको, FCNR करके बनाओ, FCNR अकाउंट्स। इसमें पहला बहुत सिंपल था, RBI डायरेक्शन, वेरीफाई वेदर ऑन सैंपल बेसिस वेदर द FCNR अकाउंट्स आर इन कंप्लायंस विद RBI डायरेक्शन। तो इन कंप्लायंस लिखो, इन कंप्लायंस विद RBI डायरेक्शंस। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है? इन कंप्लायंस विद RBI डायरेक्शन, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है परमिसिबल क्रेडिट्स एंड डेबिट्स। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इन केस ऑफ FCNR अकाउंट्स एग्जामिन वेदर दीज हैव बीन कन्वर्टेड इनटू इंडियन रुपी एट द रेट नोटिफाइड इन दिस बिहाफ बाय द हेड ऑफिस। अभी ये जो अकाउंट्स है ना, ये अकाउंट्स हर साल के एंड में 31 मार्च में जब उस बैंक की बैलेंस शीट बनेगी तो वो डॉलर में बनेगी, रुपये में बनेगी, वो रुपये में बनेगी, करेक्ट है ना। तो इन अकाउंट्स को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपये में एज एट द एंड ऑफ द ईयर। ये जो कन्वर्जन है, ये हेड ऑफिस बोलता है कि किस रेट पे कन्वर्ट करना है। तो आपको एज एन ऑडिटर ये देखना है कि जो FCNR अकाउंट है, इनका जो इंडियन रुपये में कन्वर्जन हुआ है वो उस रेट पे हुआ है जो हेड ऑफिस ने नोटिफाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप अंडरलाइन कर दो, कन्वर्टेड इनटू इंडियन रुपी एट रेट नोटिफाइड। ठीक है, और अपने चार्ट में लिखो कन्वर्टेड इनटू INR एट रेट नोटिफाइड। ठीक है,
एग्जामिन वेदर एनी रिजल्टेंट इंक्रीज और डिक्रीज हैज बीन टेकन टू द पीएनएल अकाउंट, जो भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा वो पीएनएल अकाउंट में ले लिया है, ठीक है। ये आपको एग्जामिन करना है कि जो भी इंक्रीज और डिक्रीज है, इंक्रीज और डिक्रीज मतलब क्या, जो कन्वर्जन किया ना आपने ऊपर, उससे जो भी इंक्रीज डिक्रीज है वो पीएनएल में लेके चलेगा। वेरीफाई दैट इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स हैज बीन पेड ऑन द बेसिस ऑफ 360 डेज इन द ईयर। जो एफसीएनआर अकाउंट है ना, उसमें 360 दिन का कंसेप्ट यूज होता है, 360 दिन के हिसाब से इंटरेस्ट पे किया जाता है, तो आपको वो देखना है। तो ये दोनों पॉइंट भी लिख दो आप यहाँ पे। एक क्या लिखोगे कि डिफरेंस इज टेकन टू पीएनएल, डिफरेंस इज टेकन टू पीएनएल, और लास्ट क्या लिखोगे, लास्ट क्या लिखोगे, लास्ट लिखोगे कि 360 ईयर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, और फिर एरो मारो और लिखो 360 डेज, ठीक है। तो एफसीएनआर अकाउंट में हमने क्या पढ़ा, पहला पढ़ा कि द एफसीएनआर वेरीफाई ऑन सैंपल बेसिस वेदर द एफसीएनआर अकाउंट्स आर इन कंप्लायंस विद आरबीआई डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद में वेरीफाई ऑन सैंपल बेसिस वेदर परमिसिबल क्रेडिट एंड डेबिट्स इन एफसीएनआर अकाउंट आर इन अकॉर्डेंस विद आरबीआई डायरेक्शन। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, वेरीफाई वेदर द एफसीएनआर अकाउंट इज कन्वर्टेड इनटू इंडियन रुपी इन अकॉर्डेंस विद द रेट नोटिफाइड बाय द हेड ऑफिस, ठीक है। और फोर्थ, द डिफरेंस शुड बी टेकन टू द पीएनएल, और फिफ्थ, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 360 डेज, ठीक है। ये एफसीएनआर अकाउंट के पॉइंट हो गए, समझे ना। तो अभी तक हमने सेविंग्स और करंट देख लिया, उसके बाद हमने टर्म डिपॉजिट देख लिया, उसके बाद में हमने एफसीएनआर अकाउंट देख लिया, ठीक है। ये अदर्स आप काट दो, ठीक है, और जनरल आप काट दो, ठीक है। जनरल आपको एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर बताओ मेरे को, जनरली क्या होता है, नहीं ना। ये सिर्फ बोल्ड वाला जो पॉइंट लिखा है ना, ये मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है। वेरीफाई दैट डिपॉजिट्स ऑफ अ बैंक आर नॉट इन्फ्लेटेड फॉर पर्पज ऑफ बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन। ये क्या करता है, कोई भी बैंक, पता है आपको एक चीज बताता हूँ मैं, कि एज पर आरबीआई या एज पर मार्केट सेंटिमेंट्स, ठीक है, ये कहा जाता है कि जिस बैंक के डिपॉजिट्स ज़्यादा है, ठीक है, उस बैंक को इमर्जिंग कहा जाता है। जिस बैंक के लोन्स ज़्यादा है उस बैंक को डेवलपिंग कहा जाता है, ठीक है। जिस बैंक के डिपॉजिट ज़्यादा है उनको इमर्जिंग क्यों कहा जाता है, कि लोगों का इस बैंक में इंटरेस्ट आ रहा है। अगर उस बैंक के पास में पैसा ज़्यादा रहेगा तो बैंक ज़्यादा लोन दे पाएगा, है ना। तो इमर्जिंग बैंक डेवलपिंग में कन्वर्ट होगा, क्योंकि वो इमर्जिंग क्यों है, क्योंकि उसके पास में डिपॉजिट ज़्यादा आ रहे हैं, डिपॉजिट ज़्यादा आ रहे हैं तो कल जाके वो लोन ज़्यादा देगा, लोन ज़्यादा देगा तो उसको डेवलपिंग कहा जाएगा, ठीक है। तो आपको बहुत सारी बैंक क्या करती है, झूठ दिखाने के लिए ना डिपॉजिट्स को इन्फ्लेट करके दिखा दिए बैंक अपनी बैलेंस शीट में, झूठा नंबर लिख दिया, झूठी डिपॉजिट रिसिप्ट ओपन कर दी। तो एज एन ऑडिटर आप वहाँ पे जाके खाने के लिए थोड़ी बैठे हो ना, आपको चेक करना है कि कोई डिपॉजिट फेक तो नहीं है। ऐसा एक बैंक ने किया था, ठीक है। तो वेरीफाई दैट डिपॉजिट्स ऑफ अ बैंक आर नॉट इन्फ्लेटेड फॉर द पर्पज ऑफ बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल, सम कस्टमर्स माइट बी गिवन overdrafts nearer to the date of balance sheet and the resultant overdrawn amounts may be placed as deposits with the banks and further advances may be given on strength and security of these deposits. It would lead to inflated deposits as well as advances. सर ये क्या बोल दिया, बहुत सिंपल केस है। मान लीजिए एक मिस्टर राज है, ठीक है, बैंक ने क्या किया, 31 मार्च आ रहा था, बैंक ने क्या बोला, एक काम करो, आपने हमारे बैंक में डिपॉजिट कर रखा है 1 लाख रुपए का। वो बोलता है हाँ सर कर रखा है। बैंक मैनेजर ने क्या बोला, मैं आपको एक लोन देता हूँ, ठीक है, मैं आपको लोन देता हूँ 1 करोड़ का, आप वो 1 करोड़ को हमारे बैंक में डिपॉजिट कर दो इमीडिएटली। तो राज ने क्या किया, 1 करोड़ का लोन लिया और बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब क्या हुआ, 31 मार्च में बैंक का डिपॉजिट फटाक से 1 करोड़ से इन्फ्लेट हो गया और लोन भी इन्फ्लेट हो गया। लेकिन लोन से किसको परवाह नहीं है, परवाह डिपॉजिट से, क्योंकि वो इमर्जिंग में आ जाएगा ना, और अगर लोन बढ़ रहा तो वो डेवलपिंग में भी आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके के फ्रॉड होते हैं, इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। तो some customers might be given overdrafts near the date of balance sheet and the resultant overdrawn amount may be placed as deposits with the banks and further advances may be given on the strength and security of these deposits. ये जो 1 करोड़ रुपए का इसको डिपॉजिट है उसके ऊपर और भी एडवांसेस राज को दिए जा सकते हैं, क्योंकि राज क्या बोलेगा बैंक मैनेजर को, ठीक है मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मेरा फायदा क्या। तो बैंक मैनेजर क्या बोलेगा कि 1 करोड़ का जो तू डिपॉजिट कर रहा है ना, इसके ऊपर मैं तुमको 20 लाख का टॉपअप लोन दे दूंगा, ठीक है। तो राज का तो 20 लाख का फायदा हो गया, उसको बिना कुछ करे 20 लाख का एडिशनल लोन मिल गया। ऑब्वियसली वो लोन राज को चुकता करना पड़ेगा, बट लोन तो मिल गया ना, लोन लेने जाओ तो पागल रहता आदमी, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है, तो ये पॉइंट आपको
ठीक है। इन सच केसेस विच इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग द ऑडिटर शुड कंसीडर मेकिंग अ सुटेबल क्वालिफिकेशन इन द मेन ऑडिट रिपोर्ट बिसाइड्स अदर एप्लीकेबल रिपोर्टिंग। अगर विंडो ड्रेसिंग दिखा तो ऑडिटर को कड़े शब्दों में निंदा करनी है और क्वालिफिकेशन अपने ऑडिट रिपोर्ट में कर देना है। ये पॉइंट मैंने आपको समझाना था, मैंने समझा दिया, ठीक है। चलो अभी हमारा फोर्थ पॉइंट है बोरिंग, ठीक है। अभी बोरिंग्स, अब बोरिंग्स में क्या है, देखो बोरिंग्स में, बोरिंग्स इन इंडिया, आपने इंडिया में बोरिंग मतलब क्या, बैंक भी तो बोरिंग करता है ना। बैंक पैसा कैसा लाएगा, एक पैसा लाएगा डिपॉजिट होल्डर से लोन देने के लिए, ठीक है, एक पैसा लाएगा शेयर होल्डर से, पर ये इनफ नहीं है ना, तो बैंक बोरो भी करता है, ठीक है। अब बोरो किससे करता है, एक तो बैंक इंडिया से बोरो करता है। इंडिया में मान लो HDFC बैंक है, तो मान लो उन्होंने रिलायंस से बोरो कर रखा है, ठीक है। उन्होंने मान लो ICICI बैंक से बोरो कर रखा है, तो बोरो करने के बहुत सारी जगह है। उसके बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोरो कर रखा है। ये सबसे मेजरली बैंक जो बोरो करता है वो RBI से बोरो करता है, ठीक है। अदर बैंक से बोरो करता है और आउटसाइड इंडिया से भी बोरो करता है, ठीक है। अभी ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेंगे, हम डायरेक्टली उसी पे जाएंगे। अभी सबसे पहला क्या है, ऑब्टेन एंड वेरीफाई कंफर्मेशन सर्टिफिकेट्स एंड अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सच एज एग्रीमेंट, करस्पॉन्डेंस एक्सेट्रा, ठीक है। आपको कंफर्मेशन सर्टिफिकेट लेने हैं बैंकों से, ठीक है, कि आपने जो बोरो किया है, ठीक है, वो जिससे बोरो किया है वो कंफर्म कर रहा है कि भाई हाँ हमसे इतना अमाउंट बोरो किया है, ताकि सब कुछ टैलीड रहे। तो ऑब्टेन एंड वेरीफाई कंफर्मेशन सर्टिफिकेट एंड अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जैसे कि बोरो करते हो तो कोई 10 रुपये 20 रुपये बोरो तो नहीं कर रहा बैंक तो बड़ा अमाउंट बोरो करता है ना, तो एक एग्रीमेंट बढ़ता है बोरोइंग का, तो वह एग्रीमेंट देखो, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, आपको कंफर्मेशन सर्टिफिकेट लेना है और एग्रीमेंट चेक करना है, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट है एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस। एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस अभी इसमें आप ऊपर अंडरलाइन कर दो, कंफर्मेशन सर्टिफिकेट और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद में एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस रिसीव्ड डायरेक्टली बाय द ऑडिटर फ्रॉम अप्रोप्रिएट कन्फर्मिंग पार्टीज मे असिस्ट the auditor in obtaining audit evidence that the auditor requires to respond to the significant risk of material misstatement। उसके बाद में जो लिखा हुआ है वो काट दो, वो आपको नहीं लिखना है, सिर्फ यही तक लिखना है। क्या बोलता है ऊपर, क्या बोला, जो ऊपर जो कंफर्मेशन सर्टिफिकेट की बात करी है वो मैनेजमेंट को लेना है और ऑडिटर को देखना है कि मैनेजमेंट ने वो लिया है नहीं लिया। नीचे जो बात करी सेकेंड पॉइंट में वो ऑडिटर को डायरेक्टली लेना है, तो ऑडिटर क्या करना है, बोरोवर से एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना है, जो बोरोवर डायरेक्टली ऑडिटर को रिस्पॉन्ड करेगा कि भाई हाँ हमारे इस बैंक में हमने 2 करोड़ रुपए बोरो उनको दे रखा है, या 10 करोड़ रुपए दे रखा है, या 500 करोड़ रुपए दे रखा है। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिसीव्ड डायरेक्टली बाय द ऑडिटर फ्रॉम अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टीज मे असिस्ट the auditor in obtaining audit evidence that the auditor requires to respond to significant risk of material misstatement, ठीक है। चलो तो दूसरा पॉइंट क्या है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन का है, उसको अंडरलाइन कर दो, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तीसरा पॉइंट आपको काटना है, रीडिस्काउंट वाला पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, एग्जामिन वेदर बोरोइंग्स ऑफ मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस आर प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड। अभी अगर आपने ऐसा पैसा बोरो कर रखा है, ठीक है, जो एट कॉल है, कि आपने आज बोरो किया और वो कल मांगेगा तो भी आपको देना पड़ेगा, परसों मांगेगा तो भी देना पड़ेगा, 1 घंटे बाद मांगेगा तो भी देना पड़ेगा। इस तरीके की छोटी बोरिंग के लिए प्रॉपर ऑथराइजेशन आपको चेक करना है, क्योंकि जनरली बहुत सारे बैंक्स इस तरीके की छोटी बोरिंग प्रीफर नहीं करती, क्योंकि उसके कारण बैंक का वर्किंग कैपिटल अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि सडनली वो पैसा मांग लेगा तो बैंक कहाँ से देगा लाके, है ना। तो जनरली बैंक से प्रीफर नहीं करते। अगर बैंक ने किया है तो आपको देखना है कि प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड है कि, और क्या ऐसी नौबत आ गई कि बैंक को मनी एट कॉल लेना पड़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब बैंक को इमीडिएटली कुछ फंड देना, कुछ आउटफ्लो होगा, तो आपके यहाँ पे एक बत्ती जल जानी चाहिए, शायद कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है। तो मनी एट कॉल जब भी आप आगे सीए बनने का देखोगे ना, आपको वहाँ पे कॉशियस रहना पड़ेगा। एग्जामिन वेदर बोरोइंग्स ऑफ मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस आर प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑब्लिक पेएबल एज वेल एज द ड्यूरेशन ऑफ सच बोरोइंग शुड आल्सो बी एग्जामिन्ड, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट बहुत बढ़िया मनी एट कॉल का है। उसके बाद में एग्जामिन द रेलेवेंट करस्पॉन्डेंस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स टू एंश्योर दैट ब्रांच हैज बीन ऑथराइज्ड बाय हेड ऑफिस टू बोरो ऑब्लिक रिटेन अदर बोरिंग्स एंड दैट द टर्म्स ऑन विच बोरिंग्स हैज बीन मेड आर इन अकॉर्डेंस विद द ऑथराइजेशन। सिंपल सा पॉइंट है कि ब्रांच ऑफिस ने जो बोरिंग करी है वो हेड ऑफिस से ऑथराइज्ड है, कि ऐसा तो नहीं कि उस ब्रांच को बोरो करने की अथॉरिटी नहीं थी फिर भी उस ब्रांच ने बोरो कर लिया। तो आपको देखना है कि क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या करस्पॉन्डेंस है जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजे है, जिससे ब्रांच को वो पावर मिली है कि वो बोरो कर पाए, ठीक है। और फिर आपको देखना है कि जो टर्म्स ऑफ बोरिंग है वो भी प्रॉपर्ली इन अकॉर्डेंस विद ऑथराइजेशन है या नहीं है। तो आपको यहाँ पे अंडरलाइन करना है ब्रांच हैज बीन ऑथराइज्ड बाय हेड ऑफिस, उसको अंडरलाइन करना है। और लास्ट पॉइंट है एग्जामिन वेदर द अमाउंट शोन इन द ब्रांच अकाउंट इज प्रॉपर्ली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन सिक्योरिटी और अदरवाइज। ब्रांच अकाउंट में जो भी बोरिंग का अमाउंट है वो सिक्योरिटी के हिसाब से प्रॉपर्ली क्लासिफाइड है होना चाहिए,
ठीक है। तो यहाँ पे क्लासिफाइड को और ब्रांच अकाउंट्स को आप अंडरलाइन कर रहे हो। तो अगर बोरोइंग के ऊपर पॉइंट रहता है तो दो पॉइंट तो कंफर्मेशन के हैं। पहला पॉइंट है कि वेरीफाई द confirmation of balances has been done frequently, ठीक है, and other verify the supporting documents and all. सेकेंड पॉइंट है एक्सटर्नल कंफर्मेशन शुड बी ऑब्टेन डायरेक्टली बाय द ऑडिटर, ठीक है, फ्रॉम द अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी विच में असिस्ट ऑडिटर इन आइडेंटिफाइंग अप्रोप्रिएट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। फिर तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि आपको मनी एट कॉल वाला पॉइंट है कि एग्जामिन द बोरोइंग ऑफ मनी एट कॉल एंड सी वेदर दे आर प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड, ठीक है, ऑल्सो चेक द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच बोरोइंग्स। और उसके बाद में एक ब्रांच ऑफिस का पॉइंट है कि ब्रांच ऑफिस को प्रॉपर ऑथराइजेशन है या नहीं है बोरो करने का, और उन्होंने कैसे क्लासीफाई किया, वो लास्ट पॉइंट है। सिंपल सा है बोरोइंग। नाउ वी आर एट अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। अभी अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस में आपको पढ़ा तो रहा हूँ, बड़ी एग्जामिनेबल बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आप लिख दो नॉट एग्जामिनेबल, ताकि आप रिविजन के टाइम पे इस पे ध्यान ही ना दो और आपका टाइम बच जाए, ठीक है। नॉट एग्जामिनेबल करके लिख दो, मैं आपको पॉइंट्स के मतलब समझा दूंगा, ठीक है। सबसे पहला है बिल्स पेबल, ठीक है। बिल्स पेबल क्या होता है कि बिल्स पेबल क्या होता है कि बैंक को वो बिल को पे करना है, बैंक को क्या करना है, वो बिल को पे करना है, ठीक है। बिल्स पेएबल, तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने किसी से बिल्स डिस्काउंट पे ले लिया और बैंक ने बोला ठीक है मैं उसको पे कर दूंगा, ठीक है, तू मेरे को आज पे कर दे। ये बैंक जनरली कब लेता है, बैंक को फंड का जरूरत पड़ता है। मान लीजिए एसबीआई बैंक है, इमीडिएटली फंड्स का जरूरत पड़ रहा है। वैसे बिल्स पेएबल इतना कोई पैसा मिलता नहीं है इससे, बट एक बात बता रहा हूँ मैं, छोटा ब्रांच है, मान लो उसको जरूरत पड़ रहा है फंड्स का, तो वो क्या करता है, वो मार्केट में मनी मार्केट में जाता है, ठीक है, उनको बोलता है आपके पास में कोई भी बिल होंगे, ठीक है, जो आपको पे करने हैं, आप मेरे को आज पे कर दो। मान लो एक मिस्टर एक्स है, ठीक है, मिस्टर, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, मिस्टर एक्स है, उसको मिस्टर वाई को 3 महीने बाद 1 लाख रुपए पे करने हैं। मिस्टर एक्स है, उसको मिस्टर वाई को 3 महीने बाद 1 लाख रुपए पे करने हैं, ठीक है। बैंक गया, एसबीआई बैंक मिस्टर एक्स के पास में गया, वो बोला कि तेरे को कितना पे करना है, मिस्टर एक्स बोला मेरे को 1 लाख पे करना है। बैंक ने बोला किसको पे करना है, मिस्टर एक्स ने बोला मेरे को मिस्टर वाई को पे करना है, ठीक है। कब पे करना है, मिस्टर एक्स बोलता है मेरे को 3 महीने बाद पे करना है, ठीक है। बैंक बोलता है एक काम कर, तू मेरे को आज पे कर दे 80,000 रुपये। मिस्टर एक्स बोलता है हाँ ऐसा क्यों, बैंक बोलता है तेरे को तो 20,000 का फायदा हो गया, तेरे को 1 लाख पे करना है, तू मेरे को 80 पे कर दे, मैं उसको अपने आप 1 लाख पे कर दूंगा 3 महीने बाद में। बैंक ने क्या किया, बिल्स पेएबल अपने नाम पे उठा लिया, क्योंकि बैंक को इमीडिएट फंड चाहिए था। तो बैंक ने क्या किया, 80,000 बैंक को आज के आज मिल गए, बैंक का काम निकल गया, और 1 लाख रुपए बैंक 3 महीने बाद में पे कर देगा। बैंक को 20,000 का एक्सपेंस हो गया ना, इट्स एज गुड एज बैंक को इंटरेस्ट लग गया 20,000 रुपए का, करेक्ट ना, समझा नहीं समझा। तो इसको बोलते हैं बिल्स पेएबल, ठीक है। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ बोरोइंग विच बैंक इज टेकिंग। इवेल्युएट द एग्जिस्टेंस एंड इफेक्टिवनेस एंड कंटिन्यूटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स ओवर बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल के ऊपर इंटरनल कंट्रोल्स चेक करने हैं बैंक को, ठीक है। अब वो क्या है, ड्राफ्ट्स, मेल ट्रांसफर्स, ट्रेवलर्स चेक्स एटसेट्रा शुड बी मेड आउट इन स्टैंडर्ड प्रिंटेड फॉर्म्स, ठीक है। जो ये प्रॉपर जो बुक छपती है ना, उसी के ऊपर बनना चाहिए, पुराना जमाना हो गया अब। अनयूज्ड फॉर्म्स रिलेटिंग टू ड्राफ्ट्स, ट्रेवलर्स चेक्स एटसेट्रा शुड बी केप्ट अंडर द कस्टडी ऑफ responsible officer. The bank should have reliable private code known only to responsible officer. Coding and decoding of telegrams should be done only by such officers. ठीक है, जो टेलीग्राम्स वगैरह होते हैं ना, उस पर कोड होते हैं। अब देखो ये सब मैं इसलिए बोल रहा कि नॉट एग्जामिनेबल है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो अब चले जा चुके हैं। ये अब बैंकिंग इंडस्ट्री में ये सब नहीं होता है। टेलीग्राम तो खत्म होने जमाना हो गया, साल 2 साल हो गए, टेलीग्राम खत्म हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली बिल्स पेएबल आपको समझा दिया मैंने, बट एग्जाम में ये बिल्स पेएबल के इंटरनल कंट्रोलर पूछेगा ही नहीं वो। मैं आपको ये आप लिख लो, यहाँ पे शुभम सर की गारंटी दी हुई है, लिख लो, मेरे को बोलना अगर पूछा तो, क्योंकि अब बिल्स पेएबल ना बैंक में होता है इतना, ठीक है। और दूसरा ये जो टेलीग्राम वेलीग्राम होते हैं ना, ये बिल्स पेएबल के केस में होते थे, लेकिन अब ये टेलीग्राम तो गवर्नमेंट सरकार ने उठा दिया, अब टेलीग्राम होता ही नहीं है। डिमांड ड्राफ्ट जो है वो भी खत्म हो गया, और ऑफिशियली खत्म हो जाएगा अब 6-7 महीने में, तो ठीक है। तो ये आप हटा दो, इसको टाइम वेस्ट मत करो इसके ऊपर। चैप्टर बहुत ब्यूटीफुल है, उसको ब्यूटीफुल रहने दो। इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट, आपको पता है कि ब्रांच के आपस में फेरबदल होते हैं। द बैलेंस इन इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट अकाउंट इफ इन क्रेडिट इज टू बी शोन अंडर दिस हेड, ठीक है। अगर नेट इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट क्रेडिट है, इसका मतलब बैंक को नेट किसी को कुछ तो देना है, तो बैंक को उसको सेपरेटली लायबिलिटी साइड में दिखाना चाहिए। इंटरेस्ट अक्रूड, examine interest accrued with reference to the various types of deposits and borrowings. It should be specifically examined that such interest has not been clubbed with the figure of deposits and borrowings
एज शोन अंडर द हेड डिपॉजिट्स इन बोरिंग्स। क्या बोल रहा है वो कि बैंक ने जो भी डिपॉजिट्स ले रखा है, बैंक ने जो भी बोरिंग्स ले रखा है, ये क्या है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, इसके ऊपर बैंक को इंटरेस्ट देना है। वो बोलता है जितना भी इंटरेस्ट बैंक ने दिया नहीं है, जो अक्रू हुआ है, उसको सेपरेटली दिखाना है, वो इंटरेस्ट अक्रूड बोल के, उसको डिपॉजिट्स और बोरिंग में क्लब नहीं करना है। से बैंक ने 1000 करोड़ का डिपॉजिट लिया, बैंक ने 500 करोड़ का बोरिंग लिया, ठीक है। अब ये 1500 करोड़ के ऊपर मान लीजिए 150 करोड़ का इंटरेस्ट अक्रूड हो गया, तो कैसे शो होना चाहिए, डिपॉजिट्स एंड बोरिंग प्रिंसिपल अमाउंट को शो होना चाहिए 1500 करोड़ का, और इंटरेस्ट अक्रूड उसके नीचे शो होना चाहिए 150 करोड़ का, ठीक है। ना कि आप इसको क्लब करके मत दिखाओ, ये वो बोल रहे हैं। तो हो सकता है एमसीक्यू में आपको ये पॉइंट पूछा जा सकता है, ठीक है। और अदर्स इट में भी नोटेड दैट द फिगर ऑफ एडवांसेस एंड इन्वेस्टमेंट्स इन द बैलेंस शीट of the bank excludes provisions in respect thereof made to the satisfaction of auditors. The auditor should examine other provisions and other liabilities etc etc. Done. जिस पॉइंट पे अपने को स्ट्रेस करना अपन ने किया, जहाँ पे छोड़ना है अपन ने छोड़ा, और बोरिंग्स हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया। किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी करना है, आप मेरे को कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिलेगा। जो पॉइंट आपको समझना है, ऐसा कुछ भी है, आई एम ऑलवेज ऑन, यू कैन आस्क, ठीक है। नाउ उसके बाद में आता है 6th पॉइंट, कंडीशन लायबिलिटी, ठीक है। कंडीशन लायबिलिटी क्या होता है मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये सीए इंटर में पढ़ रखा है, ठीक है। कंडीशन लायबिलिटी बेसिकली एक ऐसा लायबिलिटी होता है जो करंटली तो नहीं है, बट फ्यूचर पॉसिबल एक्शन, कुछ भी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा हो जाए कि वो लायबिलिटी में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। नाउ क्लेम्स अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट्स। सर ये क्या है, ये एक फर्स्ट काइंड ऑफ कंडीशन लायबिलिटी है। बेसिकली ये क्या होता है कि बैंक के अगेंस्ट क्लेम हुआ है, ठीक है। किसी कस्टमर ने बैंक के अगेंस्ट क्लेम किया है कि इस बैंक ने मेरे साथ धोखाधड़ी करी है एंड दिस बैंक ओज मी 1 लाख रुपीज। वो कस्टमर बोल रहा है कि बैंक को मेरे को 1 लाख रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक डेट नहीं है, बैंक उसको कंटेस्ट कर रहा है, बैंक बोल रहा है कि तू मन से कुछ भी बोल रहा है, हमने कोई फ्रॉड नहीं किया, ये कोर्ट केस चालू है अभी, ठीक है। ये डेट है क्या, नहीं, दिस इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी, दिस कैन बी अ डेट अगर बैंक केस हार गया तो, या इफ देयर आर प्रोबेबिलिटी 50% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि बैंक ये केस हार जाएगा, तो बैंक उसको फिर डेट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और ये कौन बोलेगा, ये वो लॉयर बोलेगा कि भैया आपका केस वीक है, आपको इसको कस्टमर को पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्लेम्स अगेंस्ट द बैंक बट नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट्स, टिल डेट बोल के एक्नॉलेज नहीं हुआ। लायबिलिटी फॉर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। अभी बैंक ने रिलायंस के शेयर खरीदे, ठीक है। आपको पता होगा रिलायंस ने भी पार्टली पेड शेयर्स दिए थे। रिलायंस के शेयर मान लो 100 रुपये के हैं, रिलायंस ने क्या किया, 50 रुपये इनिशियल कॉल में 85 रुपये मंगाए सिर्फ, ठीक है। बैंक ने 50 रुपये देके रिलायंस के शेयर बैंक के पास में आ गए। अब रिमेनिंग 50 बैंक को देने हैं, आज देने हैं कि नहीं, कब देने हैं, जब रिलायंस मंगाएगा तब देने हैं। हो सकता है मंगाएगा, हो सकता है नहीं मंगाएगा, कुछ भी हो सकता है। इसको बोलते हैं लायबिलिटी फॉर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट्स, तो उसको आप कंटीजेंट लायबिलिटी बोल के दिखाओगे। थर्ड है लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। जो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनकी जो लायबिलिटी होती है वो भी आप ऐसे कंटीजेंट लायबिलिटी दिखाते हो। क्योंकि जब डेरिवेटिव की बात आती है, डेरिवेटिव इज व्हाट, इट इज स्पेकुलेशन, द लायबिलिटी इज नॉट कॉन्क्रीट, है ना। गारंटी इज गिवन ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। आपने किसी की भी बिहाफ में गारंटी दी है, गारंटी आपकी लायबिलिटी नहीं होती है जब तक वो गारंटी इन्वोक ना हो जाए, ठीक है। गारंटी लायबिलिटी कब बनती है, जब जिसके बदले में आपने गारंटी दी है उस बंदे ने डिफॉल्ट कर दिया। मान लीजिए बैंक ने मिस्टर एक्स के बदले में गारंटी दी है, ठीक है। मिस्टर एक्स के बदले में बैंक ने गारंटी दी है मिस्टर वाई को। मिस्टर वाई को बैंक ने क्या बोला कि मिस्टर एक्स ने अगर डिफॉल्ट किया तो मैं पे करूंगा, ठीक है। अब ये गारंटी लायबिलिटी में कब कन्वर्ट होगी, जब वो मिस्टर एक्स डिफॉल्ट करेगा और मिस्टर वाई बैंक के पास में बोलने आएगा कि ला पैसा दे, ठीक है, समझ गया ना। तो जब तक वो गारंटी इन्वोक नहीं हुई तब तक वो कंटीजेंट लायबिलिटी रहेगी, बिकॉज वो कंटीजेंट है। इट इज कंटीजेंट ऑन डिफॉल्ट विच कैन बी डन बाय मिस्टर एक्स और विच कैन नॉट बी डन बाय मिस्टर एक्स। वो डिफॉल्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, कर दिया तो बैंक का लायबिलिटी आ जाएगा, समझ गए। एक्सेप्टेंसेस, एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशंस, एंडोर्समेंट आ जाते हैं, ठीक है। दूसरे कोई एक्सेप्टेंसेस आ जाते हैं जो आज लायबिलिटी नहीं है लेकिन कल जाके लायबिलिटी कन्वर्ट हो सकते हैं। और फिर जो दूसरी कोई भी आइटम्स है, लास्ट पॉइंट रेसिडुअल है। तो ये बेसिकली कंटीजेंट लायबिलिटी का एक ब्रेकअप है जो मैंने आपको बताया।
हो सकता है एग्जाम में आपको पूछ भी ले, ठीक है। तो एक इसको आप एक बार गौर से पढ़ लेना। पूछे जाना तो नहीं चाहिए, बट मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं पूछ सकता, गारंटी नहीं दे सकता, पूछ सकता है। और क्या है, कुछ भी नहीं है, ईजी है। पहला है क्लेम्स, दूसरा है पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट्स, तीसरा है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, चौथा है गारंटी, पांचवा है एक्सेप्टेंसेज एंडोर्समेंट और वे, और छठवा है अदर आइटम्स। 6 में से 5 भी लिख दो तो काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद में बिल्स फॉर कलेक्शन भी एक कंडीशनल लायबिलिटी होता है। चलो अभी हम आते हैं ऑडिट अप्रोच के ऊपर। ये तो हमने देख लिया कंडीशनल लायबिलिटी होता क्या है, चलो कोई बात नहीं। अभी कंटीजेंट लायबिलिटी को लेके ऑडिट अप्रोच क्या होता है वो देखेंगे। अब ये बेटा एग्जामिनेबल है, यहां पे लिख दो एग्जामिनेबल। ये है एग्जामिनेबल, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी the auditor is primarily concerned with seeking reasonable assurance that all contingent liabilities are identified and properly valued. The auditor should obtain representation from the management that, अब क्या है एक बार मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये कंटीजेंट लायबिलिटी का जो पॉइंट है ना, ये ऑडिटर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है। अब मान लीजिए एक बैलेंस शीट है, ये है ना रिलायंस के साथ में ये चीज आज भी हो रही है, मैं जो बता रहा हूँ आपको। एक बैलेंस शीट है, ठीक है, उस बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज है और एसेट्स है, ये तो हर बैलेंस शीट में होता है, ठीक है। अब रिलायंस की मान लो बैलेंस शीट है, उसकी लाइबिलिटी मान लो दिख रही है 100 करोड़, एसेट कितना होगा 100 करोड़, है ना, क्योंकि बैलेंस शीट तो मैच्ड रहेगी। अब रिलायंस के आज भी अगर आप एनुअल रिपोर्ट उठा के देखोगे ना, रिलायंस के बैलेंस जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें जो डिस्क्लोजर होता है ना, वो डिस्क्लोजर के अंदर भारी भरकम कंडीशन लायबिलिटी है, स्पेसिफिकली इन रिगार्ड्स टू ओएनजीसी वर्सेस रिलायंस का केस जो चालू है। ओएनजीसी ने जो बोला है कि रिलायंस ने हमारा तेल चोरी किया है, समंदर के अंदर से पाइपलाइन फोड़ के तेल निकाला है, ऐसा ओएनजीसी का बोलना है, ठीक है। बीपीसीएल और रिलायंस का भी केस चालू है। एक जामनगर की जो रिफाइनरी है रिलायंस की, बीपीसीएल का कहना है कि वो जमीन बीपीसीएल की है, बट रिलायंस ने उस पर अपनी रिफाइनरी खड़ी कर दी है, ठीक है। अब ये केसेस बहुत पॉलिटिकल ड्रिवन भी है, ठीक है, क्योंकि रिलायंस के पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स है और ये बहुत भारी भरकम अमाउंट है। सिर्फ मान लीजिए 100 करोड़ का बैलेंस शीट अमाउंट है। मैं आपको एक हाइपोथेटिकल केस दे रहा हूँ, प्लीज मेरे शब्दों पे मत जाना, ठीक है। 100 करोड़ का, बट रिलायंस के बारे में बोलो सही है और कोई मेरे को क्लेम नहीं कर सकता बिकॉज उसके एनुअल रिपोर्ट में लिखा है 100 करोड़ का इसका बैलेंस शीट का टोटल है मान लो, और इसके बैलेंस शीट में नीचे डिस्क्लोजर में दिख रहा है कंटीजेंट लायबिलिटी 150 करोड़। अब ऑडिटर पागल हो जाएगा, होने का इतना तो बैलेंस शीट का अमाउंट नहीं है जितना कंटीजेंट लायबिलिटी है, ठीक है। कोई भी ऑडिटर साइन नहीं करने वाला है, ठीक है। कंटीजेंट लायबिलिटी ना बहुत खराब चीज़ है। कंटीजेंट लायबिलिटी इतनी खराब चीज़ है ना, कंटीजेंट लायबिलिटी ने लोगों के करियर खराब कर दिए, ठीक है। बोलना तो क्या बोलना, अभी मैं वो ऑडिट फर्म का नाम बोलना सही नहीं है ऐसे फोरम पे, बट कंटीजेंट लायबिलिटी ने फॉर्म का फॉर्म बंद कर दिया, ठीक है। सत्यम के एनुअल रिपोर्ट उठा के देखना 2006 की कंटीजेंट लायबिलिटी क्या थी उसके अंदर। तो कंटीजेंट लायबिलिटी बहुत बुरी चीज़ है। तो कंटीजेंट लायबिलिटी का ना, इसके लिए हर ऑडिटर बहुत केयरफुल रहता है कि कंटीजेंट लायबिलिटी सही दिखा रखी है क्या, और जो दिखा रखी है वो कंटीजेंट है कि लायबिलिटी है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी कंपनी क्या करती है, बैलेंस शीट देखो ये डिस्क्लोजर के ऊपर ना कोई गौर नहीं करता, ठीक है। इस पे गौर करने वाले केवल ऑडिटर और गवर्नमेंट ही है। जो बंदा पैसा लगा रहा है ना शेयर मार्केट में, आधे लोगों को समझता नहीं कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है, वो देखता है बैलेंस शीट, ठीक है। बहुत सारी कंपनी क्या करती है, शेयर मार्केट में अपना पैसा बना रहना चाहिए, कंपनी के शेयर्स अच्छे तरीके से वैल्यू करते रहने चाहिए, तो लायबिलिटी जो कंटीजेंट दिखा देती है, ठीक है ना। तो और ये बैंक करती है, क्योंकि बैंक मैनेजर क्यों चाहेगा, बैंक मैनेजर जो ब्रांच ऑफिस वाला मैनेजर है, उसने अगर उसकी लायबिलिटी बढ़ेगी तो उसका परफॉर्मेंस कम होगा और उसको पोस्टिंग कहाँ पे होगी, नागालैंड सिक्किम ऐसी जगह पे होगी फिर, ठीक है। चलो तो थोड़ा सा आपको कंटीजेंट लायबिलिटी की बैकग्राउंड देखिए, कितना सेंसिटिव टॉपिक है ये। इन रिस्पेक्ट ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी द ऑडिटर इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद सीकिंग रीजनेबल एश्योरेंस। ऑडिटर काय के लिए कंसर्न है, एक रीजनेबल एश्योरेंस प्राप्त करने के लिए कि सारी कंटीजेंट लायबिलिटी आइडेंटिफाई हो चुकी है, प्रॉपरली वैल्यूड है, ठीक है। अब इस रिगार्ड्स में ऑडिटर को एक रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से ऑब्टेन करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे पता है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है, मैं आपको ये क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ स्पेसिफिकली, एक ही क्वेश्चन आपको लिख रहा हूँ मैं, आप भी यहाँ पे लिख देना। ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में आईसीआई किस तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम करता है, ठीक है। क्या फ्रेम करेगा, ये जो पैराग्राफ है ना, ये पैराग्राफ क्या है, इन रिस्पेक्ट ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी, ये पूरा पैराग्राफ यहाँ से मैंने जो ब्रैकेट बनाया है स्टार्टिंग से इन रिस्पेक्ट से लेके
तो प्रॉपरली वैल्यूड तक क्वेश्चन लिखेगा, सेम टू सेम लाइन लिखेगा, इन्वर्टेड कॉमास में लिखेगा, ठीक है, ये ऐसा कर देगा इन्वर्टेड, और यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, इसको इन्वर्टेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। और फिर क्वेश्चन क्या कहेगा, क्या देगा, इन दिस रिगार्ड्स स्टेट व्हाट आर द कंटेंट्स which should be present in the written representation which an auditor should obtain from the management. एक और स्टाइल क्या है, वो क्या बोलेगा, इन दिस रिगार्ड ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट, है ना, स्टेट द कंटेंट्स। अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या है कि कंटीजेंट लायबिलिटी को लेके ऑडिटर को मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना है, ठीक है। अब उस रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या होना चाहिए वो नीचे दिया हुआ है, समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो क्वेश्चन किसी तरीके से आ सकता है, आपको ध्यान में रखना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे एक चार्ट बना लो, अपने चार्ट बुक में लिखो रिप्रेजेंटेशन, ऑब्वियसली कंडीशन लायबिलिटी हेड डालना, फिर लिखना रिप्रेजेंटेशन टू बी ऑब्टेन्ड बाय ऑडिटर, ये आपका हेडिंग हो गया। अब ट्री बना लो। अब पहला पॉइंट क्या है, ऑल ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजैक्शंस हैव बीन अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज एंड व्हेन सच ट्रांजैक्शंस हैज टेकन प्लेस। जितने भी ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजैक्शंस है, ठीक है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उन्होंने अकाउंट कर लिए हैं, ठीक है, जब भी वो ट्रांजैक्शन हुए हैं, ठीक है। ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजैक्शन मतलब क्या, ऐसे ट्रांजैक्शंस जो बैलेंस शीट में नहीं आए हैं, ठीक है, लाइक कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, इट इज अ पार्ट ऑफ डिस्क्लोजर, ठीक है, लेकिन इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने अकाउंट कर लिया जब भी वो ट्रांजैक्शन एक्चुअली हो गया, ठीक है ना। लाइक अगर वो कंटीजेंट लायबिलिटी में कन्वर्ट हो गया तब बुक्स ऑफ अकाउंट में आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी और बैलेंस शीट में ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, ऑल द ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स हैव बीन अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज एंड व्हेन द ट्रांजैक्शन टेक प्लेस। चलो ठीक है, तो आप पहला पॉइंट क्या लिखोगे, अकाउंटेड इन बुक्स एज एंड व्हेन अकर्ड, ठीक है। चलो ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजैक्शंस हैव बीन एंटर्ड इनटू आफ्टर फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर लेट डाउन। अभी कोई भी ऑफ बैलेंस शीट आइटम को बैलेंस शीट में डालना मतलब एक बड़ी चीज होती है, तो उसका एक प्रोसीजर होता है, साइन लेना पड़ता है 10 लोगों की, तो वो फॉलो हुए नहीं हुए, सिंपल सा पॉइंट है। तो आपको क्या लिखना है, आपको क्या लिखना है कि ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड बाय प्रोसीजर। तो दो पॉइंट बहुत सिंपल है। पहला पॉइंट था ऑल द ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजैक्शंस आर अकाउंटेड फॉर, ठीक है, एज एंड व्हेन द ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस। दूसरा पॉइंट क्या था, ऑल द ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड बाय फॉलोइंग द ड्यू प्रोसीजर इन दैट रिगार्ड्स। तो इसमें दोनों पॉइंट आ जाते हैं, एक तो ऑफ बैलेंस शीट आइटम को बैलेंस शीट में कन्वर्ट करना, वो वाला प्रोसीजर भी फॉलो किया, और ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजैक्शंस में आप जो एंटर कर रहे हो, जो कंटीजेंट लायबिलिटी आपका बन रहा है, जो ये सब बन रहे हैं ना, जो ऑफ बैलेंस शीट है, उसका भी एक प्रोसीजर है। कोई भी चीज को कंटीजेंट लायबिलिटी बोलने का भी एक प्रोसीजर है। आपने सी एंटर में देखा होगा एक रिमोट लायबिलिटी करके भी था, जिसका डिस्क्लोजर भी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, तो वो एक प्रोसीजर की बात कर रहे हैं वो। उसके बाद में है ऑल ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजैक्शंस आर सपोर्टेड बाय अंडरलाइन डॉक्यूमेंट्स। सिंपल है, अगर कंटीजेंट लायबिलिटी दिखाई है उसका कोई डॉक्यूमेंट भी तो होगा ना, कि आपने रिमोट से कंटीजेंट में क्यों ट्रीट किया, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट बहुत सिंपल है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इतना लिख दो बस। तो क्या 3 पॉइंट पढ़े, ऑल ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजैक्शंस आर अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज एंड व्हेन ट्रांजैक्शन टेक प्लेस। पहला पॉइंट अकाउंटिंग को लेके था, दूसरा पॉइंट था कि सारा प्रोसीजर फॉलो किया, तीसरा पॉइंट था सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो आप देख रहे होंगे तीनों पॉइंट बहुत मिले जुले हैं, अकाउंटिंग, प्रोसीजर और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद में फोर्थ है ऑल ईयर एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज हैव बीन डिस्क्लोज्ड। जितनी भी साल के अंत में कंटीजेंट लायबिलिटी है वो सारे डिस्क्लोज हो गई है। अगर कोई कंटीजेंट लायबिलिटी ऐसी है जो साल के बीच में पैदा हुई थी बट साल के अंत तक खत्म हो चुकी है, वो केस खत्म हो गया, कंपनी बैंक जीत गया, तो दिखाना है क्या, नहीं, आपको वो दिखाना है जो आउटस्टैंडिंग कंटीजेंट लायबिलिटीज है। तो ऑल ईयर एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज आर डिस्क्लोज्ड।
तो ये भी मिला जुला पॉइंट है, ठीक है। अब लिखो कंटिंजेंट लाइबिलिटीज आर डिस्क्लोज्ड। उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट है द डिस्क्लोज्ड कंटिंजेंट लाइबिलिटीज डू नॉट इंक्लूड एनी क्रिस्टलाइज्ड लाइबिलिटीज विच आर ऑफ द नेचर of loss oblique expense and which therefore require creation of provision in the financial statements। क्या पॉइंट है ये? बहुत सिंपल है। जितनी भी आपने कंडीशन लाइबिलिटी डिस्क्लोज करी है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, उनमें से कोई ऐसी तो कंडीशन लाइबिलिटी नहीं है जो अब लाइबिलिटी में क्रिस्टलाइज हो गई है। अगर है तो आपको कंडीशन लाइबिलिटी से निकाल के उसके अगेंस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। प्रोविजन क्रिएट करना मतलब लाइबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा। प्रोविजन और लाइबिलिटी में क्या फर्क होता है? प्रोविजन मतलब जो इसका अमाउंट सर्टन नहीं है लेकिन लाइबिलिटी पक्की है, और लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी भी है और अमाउंट भी सर्टन है, यही डिफरेंस है। तो वो यही बोल रहा है कि अगर कोई कंडीशन लाइबिलिटी ऐसी जो क्रिस्टलाइज हो गई है तो आप देखो कि उसको आप, और वो इन द नेचर ऑफ लॉस या एक्सपेंस ही है, क्योंकि अगर प्रॉफिट है तो आप वो कंटीजेंट एसेट हो गया और कंटीजेंट एसेट बुक्स में नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो जो कि लॉस या एक्सपेंस के नेचर की है तो आपको देखना है कि उसको प्रोविजन और एडजस्टमेंट जो है वो बुक्स में हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दो कंटीजेंट लाइबिलिटी डू नॉट इंक्लूड क्रिस्टलाइज्ड लाइबिलिटीज। चलो ठीक है। उसके बाद में द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ कंटीजेंट लाइबिलिटी आर बेस्ड ऑन द एस्टिमेट्स इन टर्म्स ऑफ AS 29 इंक्लूडिंग कंसिडरेशन ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रिएम्बर्समेंट। अब वो बोल रहा है कंटीजेंट लाइबिलिटी का जो वैल्यू आपने बताया है ना वो इन अकॉर्डेंस विद AS 29 है। तो यहाँ पे आप सिंपल सा पॉइंट लिख दो, ये पॉइंट आप काट भी सकते हो। 6th पॉइंट, इसके जगह पे आप क्या लिखो, इसके जगह पे आप ये लिखो, 6th पॉइंट के जगह पे ये पॉइंट लिखो जो मैं लिखवा रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये पॉइंट लिखो, ठीक है। द वैल्यूएशन ऑफ कंटीजेंट लाइबिलिटी इज एज पर AS 29। बस ये सिंपल सा पॉइंट लिखना है आपको, ठीक है। ये मैंने मेरे स्क्रीन पे लिख दिया। ये 6th पॉइंट को आपको इस तरीके से ड्राफ्ट कर देना, बहुत सिंपल। और तो आप अपने चार्ट में भी लिख दो वैल्यूएशन इज एज पर AS 29। वैल्यूएशन इज एज पर AS 29, ठीक है। उसके बाद में लास्ट पॉइंट है इन केस ऑफ गारंटीज, इन केस ऑफ गारंटीज इशूड ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक। ये बैंक डायरेक्टर वाला पॉइंट आप काट दो, 7th पॉइंट आप काट दो। अभी लास्ट पॉइंट है 8 वाला जो है such contingent liabilities which have not been disclosed on account of the fact that the possibility of their outcome is remote include the management's justification for reaching such a decision in respect of those contingent liability। मैंने जो बोला कि contingent liability के अगर कोई liability को आपने, अगर कोई contingent liability को आपने disclose नहीं किया ये बोल के कि उसका outcome remote है, बहुत remote chances है कि हमारा liability होगा, ठीक है, जैसा हमने AS 29 में पढ़ा है। तो आप ये देखो कि मैनेजमेंट ने जस्टिफिकेशन दिया है कि उसको रिमोट क्यों बोला है आपने, क्यों कंडीशन लायबिलिटी डिस्क्लोज नहीं किया है। तो ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट फ्रॉड कर रहा है, ठीक है। तो आप लास्ट पॉइंट ऐसा लिख दो कि कंटीजेंट लायबिलिटी ट्रीटेड एज रिमोट, कंटीजेंट लायबिलिटी ट्रीटेड एज रिमोट, बस इतना लिख दो ताकि आपको याद हो जाए। चलो ठीक है, अभी फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि ऑडिटर को क्या रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से लेना है इन रिगार्ड्स टू कंटीजेंट लायबिलिटी, ठीक है। पहले 3 चीज तो सेम थी, एक था अकाउंट्स का, ठीक है, कि इन केस ऑफ ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स द अकाउंटिंग इज डन प्रॉपर्ली एज एंड व्हेन द ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस। एक पॉइंट था सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का, इन केस ऑफ बैलेंस शीट आइटम ऑडिटर शुड ऑब्टेन ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। इन केस ऑफ बैलेंस शीट आइटम ऑडिटर शुड एंश्योर दैट द ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड इन रिगार्ड्स टू ड्यू प्रोसीजर, ठीक है। तो 3 पॉइंट सिमिलर थे, ठीक है। उसके बाद में कंटीजेंट लायबिलिटीज आर प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड एज पर द स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क, ठीक है। ऑल द कंटीजेंट लायबिलिटीज एट द ईयर एंड आर डिस्क्लोज्ड। उसके बाद में एक पॉइंट था कि कंटीजेंट लायबिलिटीज डू नॉट इंक्लूड एनी क्रिस्टलाइज्ड लायबिलिटीज, ठीक है, फॉर विच द प्रोविजन हैज टू बी क्रेडिटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सिंपल सा पॉइंट है। उसके बाद में एक वैल्यूएशन का पॉइंट था, और लास्ट पॉइंट है कि जो रिमोट
लाइबिलिटीज है जिनको हमने कंटीजेंट लाइबिलिटी ट्रीट नहीं किया, ऑब्टेन अ जस्टिफिकेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट इन रिगार्ड्स टू द डिसीजन अराइव्ड, कि ये डिसीजन उन्होंने कैसे लिया कि ये रिमोट है और कंटीजेंट लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन की चीज भी हमने यहाँ पे कवर कर ली। अब हम आगे कवर करेंगे कंटीजेंट लाइबिलिटी का ऑडिट प्रोसीजर। डन।